तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई लोग। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी के स्टार्टिंग में हमें शिव के चेले को दिखाते हैं जो हैरान हुआ होता है क्योंकि सामने वाले बंदे ने उसके पेट पे चाकू मार दिया होता है। शिव का चेला परेशान होकर घाव पर हाथ लगाता है और कहता है कि चूत गई गुरु। ये कहते ही वो ग्राउंड पर गिरने लगता है और तभी सामने की तरफ दिखाते हैं वो बंदा पीछे मुड़ता है और डिटेक्टिव के पास जाने लगता है। डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो होश में आया नहीं होता है और बेहोश होता है। उतने में वो विलन डिटेक्टिव के पास जाता है और अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब नाइफ का अटैक कर ही देता है। लेकिन शिव का चेला उतने में आ जाता है और उसकी टांगे पकड़ लेता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता उसके अटैक को और उससे कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर। ये देखकर वो बंदा भी हैरान होता है। तभी उतने में शिव का चेला अपना उसको टैकल करता है और नीचे ग्राउंड पर गिरा देता है। इसके वजह से उस बंदे को भी दिक्कत होती है और वो घूर के देखने लगता है शिव के चेले को। उतने में शिव का चेला उस बंदे के बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और एक हाथों से अपने घाव के ऊपर हाथ लगाता है और दूसरे हाथों से एक पंच बनाता है और कहता है गुस्से में, तू साले बास्टर्ड, तुझे क्या लगा तू किसी को भी ऐसे ही नाइफ मार सकता है, और भी वो ऐसी जगह हॉस्पिटल में। ये कहकर शिव का चेला उसके ऊपर पंच मारता है पर वो पंच से बच जाता है, साइड हो जाता है। तभी उतने में ही मांस वाला बंदा अपना नाइफ शिव के चेले के चेस्ट में घुसा देता है। ये देखकर शिव का चेला दर्द में होता है और उतने में ही वो बंदा क्या करता है, शिव के चेले के ठुड्डी के ऊपर ही नाइफ का जो हैंडल रहता है उसी से मार देता है, जिसके वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और तो आगे वो शिव के चेले को पेट में एक लात मारता है, जिसके वजह से शिव का चेला उड़ते हुए ग्राउंड के तरफ गिर जाता है नीचे के तरफ और शिव के चेले का खून हर जगह पे उड़ रहा होता है। ये देखकर पास वाला बंदा शिव के चेले पे इतना गुस्सा रहता है जिसके वजह से वो ग्राउंड पे गिरा होता है, तभी भी वो लात मारने जा रहा होता है उसको। जहाँ पर नाइफ का अटैक हुआ होता है उसी पे ऊपर वो मार रहा होता है, जिसके वजह से वहाँ पे खून उड़ रहा होता है। मांस वाला बंदा शिव के चेले के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो मांस वाला बंदा कुत्ते जैसा मारने लगता है उसको, शिव के चेले को। उतने में हॉस्पिटल रूम के बाहर का सीन दिखाते हैं पैसेज का। वहाँ पे कोई कहने लगता है आखिरकार ये लोग कौन है। तभी वहाँ पे दिखाते हैं एक मांस वाला बंदा उठ चुका होता है और एक बॉडीगार्ड होता है, मतलब सिक्योरिटी वाला होता है, जिसको वो मार रहा होता है मांस वाला बंदा। ये देखकर पीछे वाली नर्स तो हैरान होती है और चिल्लाने लगती है। उसके वजह से ये मांस वाला बंदा हॉस्पिटल वाले रूम में जाता है और कहने लगता है अरे भाई जल्दी उसे निपटा दे, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आ रहे अपने तरफ ही भागते हुए। अपने बंदे की बात सुन के वो मांस वाला बंदा गुस्सा करने लगता है और फिर वो घूमता है और डिटेक्टिव के पास आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। इसे दिखाते हैं शिव का चेला ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है, मतलब लेटा हुआ होता है। मांस वाला बंदा डिटेक्टिव को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है उसके तरफ। अभी उतने में हमें दिखाते हैं घसीटने वाला खून और फिर एक हाथ दिखाते हैं जो सीधा उस बंदे के पैर को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव को बचाने के लिए शिव का चेला इस हद तक गिर जाएगा पता नहीं था। शिव का चेला उस बंदे से कहने लगता है तू साले कमीने, क्या तुम मुझे समझ नहीं पाए, मुझे अंडरएस्टिमेट कर दिया। वो मांस वाला बंदा इतना चिढ़ जाता है कि पूछो मत, कि बार बार वो साला कमीना आ ही रहा है और गुस्से से शिव के चेले के पास देखने लगता है। उतने में ही शिव का चेला हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि हॉस्पिटल में आके तुम्हें चाकू का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें क्या लगता है ये ठीक है। मांस वाला बंदा ये बात सुन के और उसे हंसता हुआ देख के गुस्सा हो जाता है और अपने नाइफ से शिव के चेले के ऊपर एक अटैक करता है। ओ मांस वाले बंदे ने अपना नाइफ शिव के चेले के किसी बॉडी के ऊपर ढसा दिया होता है, मतलब घुसा दिया होता है। नाइफ घुसने के बाद भी शिव का चेला स्माइल करने लगता है और उसके तरफ घूर के देख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है मांस वाले बंदे ने उसके पीठ के ऊपर ही चाकू घुसार दिया होता है और फिर मांस वाला बंदा थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ा रहता है और फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। शिव के चेले के बॉडी के पास से निकल जाता है और तो हॉस्पिटल के रूम से भी बाहर जाने लगता है क्योंकि लगता है सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए इस बार तो डिटेक्टिव बच गया है। उतने में शिव के चेले को दिखाते हैं जो दर्द के मारे होता है पर सामने की तरफ अपने डिटेक्टिव के पास देखने लगता है और सोचता है मैं किसी तरह डिटेक्टिव गो को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अब मुझे देखो मैं खुद ही प्रॉब्लम में हूँ। ये कहकर शिव का चेला डिटेक्टिव के लड़के को सोचता है और कहने लगता है आगे सोचते हुए वो बच्चा ये देखेगा तो हैरान हो जाएगा। ये कहकर शिव का चेला स्माइल करने लगता है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगता है और फिर पूरी तरह से बेहोश होकर ग्राउंड पर ही गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शिव को दिखाते हैं जो कुछ सामने की तरफ देख रहे होते हैं, बस उसके तरफ घूरे ही जा रहे होते हैं और गुस्से में रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। आप समझ जाओ ये घूरे किसको रहे, क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पे
चीफ का चेला अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और उसे ऑक्सीजन लगाया होता है। जिस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बंदा खुद ही उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। चीफ अपने चेले के सामने ही खड़े रहते हैं और उसे ही देखे जा रहे होते हैं। तभी उतने में वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है जो चीफ से कहने लगता है, सीसीटीवी जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि सीनियर गो को बचाने के चक्कर में ये घटना घटी है। डिटेक्टिव की बातें सुन के चीफ उसके तरफ देखने लगता है और फिर अपने चेले के पास देखता है और वो डिटेक्टिव आगे कहता है चीफ से, जब हमने सीसीटीवी से हमलावरों को गो के बेटे को दिखाया तो उसने ये बताया कि उसने उन्हें लिफ्ट में देखा था, लेकिन जाहिर है कि उसने उसे अपने साथ लिफ्ट में चढ़ने नहीं दिया और गो के बेटे को कॉपी लाने के लिए भेज दिया, इसलिए उसे भी कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बाद में आया। शायद उसे चीफ के चेले को मतलब एहसास हुआ होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने सीनियर गो को बेटे को सुरक्षित करने के लिए किसी लोकेशन पे भेज दिया। चीफ डिटेक्टिव की बातें सुन रहा होता है और खामोश रहता है और अपने चेले के पास देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी वो डिटेक्टिव थोड़ा स्माइल करते हुए कहने लगता है चीफ से, खैर हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं और हम सीनियर गो के हॉस्पिटल के रूम के बाहर पुलिस अधिकारियों को तैनात कर देंगे। हमने ऐसी योजना बनाई है, इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुन के चीफ अपना उसके तरफ स्माइल करता है और कहने लगता है, थैंक यू तुम्हारा इतना चिंता करने के लिए। ये सुन के वो डिटेक्टिव कहने लगता है कि नहीं, कम से कम मैं ये इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुन के चीफ डिटेक्टिव को कहता है, मैं ये काम डिटेक्टिव पे छोड़ता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ, मुझे अपना कुछ काम निपटाना है। ये कहकर चीफ वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से वो जासूस कहने लगता है कि ओ ठीक है। चीफ उस रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर आगे बढ़ते हुए कुछ सोचने लगता है। अपने बंदे को हॉस्पिटल में देख के चीफ तो गुस्सा हो ही रहा होता है। उतने में ही वो रूम से बाहर आता है और अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल लगाता है और सामने वाला बंदा कहने लगता है, प्रेसिडेंट चा, ये क्या हो रहा है? क्या आप ड्रिंक के लिए जा रहे हो? लेकिन अपना चीफ उससे कहने लगता है, मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ बताओ जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। उतने में हमें फोन के दूसरे तरफ दिखाता है, ये वही वाला गुंडा रहता है जो अपने चीफ का एरिया ढांपना चाहता था। ये बंदा चीफ से कहता है, यदि आपका मतलब उन लोगों से है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, ओ हाँ, आपका मतलब उन लोगों से है जो बाहर से आकर हाल ही में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसकी बात सुन के चीफ आगे की ओर बढ़ता है और कहने लगता है कि हाँ। तो उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें रोड का सीन दिखाते हैं जिधर गाड़ियां चल रही होती है और उसी किसी गाड़ी में ये कांग बॉस बैठा हुआ होता है और वो चश्मिश टकलू वाला बॉस भी बैठा हुआ होता है। ये जो चश्मिश टकलू है वो फोन पे बात कर रहा होता है और कहने लगता है सामने वाले बंदे से, तुम वहाँ पे गए लेकिन तुम इसे हैंडल नहीं कर सके। बाजू में जो बॉस कांग बैठा था वो भी परेशान होता है और थोड़ा कांप रहा होता है और उस टकलू से कहने लगता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम हॉस्पिटल में एक जासूस को पकड़ने में नाकाम रहे। कांग बॉक्स की बात सुन के वो फोन वाला बंदा कहने लगता है, आई एम सॉरी, हमें लगा नहीं था कि कोई बीच में आएगा, इसीलिए देरी हो गई। ये बात सुन के वो टकलू चश्मिश कहने लगता है, उतने में फोन के दूसरे तरफ दिखाते हैं ये वही तीनों बंदे रहते हैं। उसमें से वो जो बंदा रहता है वो कहने लगता है, मुझे एक मौका और दीजिए और मैं इसे अवश्य संभाल लूंगा। अपने बंदे की बात सुनने के बाद वो टकलू चश्मिश कहने लगता है, अब रहने भी दो। इसके बाद वो निश्चित रूप से उस डिटेक्टिव की सिक्योरिटी टाइट करेंगे, चलिए इसे अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। ये कहने के बाद वो टकलू चश्मिश वो फोन काट देता है। उतने में ही कांग बॉस कहने लगता है, क्या आप ये कह रहे हो कि तुम जासूस से छुटकारा नहीं पा सके? ये सुन के वो टकलू चश्मिश कहने लगता है, ये बात सुन के कांग बॉस आगे कहता है टकलू से, तो अब क्या होगा? उस डिटेक्टिव ने तुम लोगों को यहाँ रहते हुए देखा था। कांग बॉस की ये बात सुन के वो टकलू चश्मिश कहने लगता है, चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह कोई समाधान निकाल ही लेंगे। ये सुन के कांग बॉस परेशान होता है बहुत सारा और कहने लगता है कि डैम इट, तुम ये कह रहे हो कि चिंता मत करो? उस कमीने ने हमें अपने बिजनेस में माल बेचने की तैयारी करते हुए देखा। इतना वो कह ही पाता, वो चश्मिश वाला टकलू बंदा उसका सर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। कांग बॉस को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो खुद हैरान हुआ होता है, लेकिन वो चश्मिश वाला बंदा कांग बॉस का सर पकड़ता है और अपने तरफ खींचता है और उसके पेट में एक घूसा मारता है। अच्छा, उसने घूसा नहीं मारा था, अपना नाइफ निकालता है और उसके पेट पे मारता है। जैसे ही नाइफ उसके शरीर में धंसता है वैसे ही कांग चिल्लाने लगता है। उतने में आगे सीट पे बैठा हुआ बंदा अपने बॉस को चिल्लाते हुए देख के वो भी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बॉस क्या हुआ? ये कहकर वो पीछे देखता है। उतने में ही जो कार चलाने वाला बंदा अपना नाइफ निकालता है और उस बंदे के गले पे ही मार देता है। उस बंदे का वही खेल खत्म हो जाता है। तभी उतने में पिछले सीट पर दिखाते हैं टकलू बॉस अपने नाइफ को उसके और पेट में धंसा देता है और कहने लगता है उसके
कान के इधर जाके, प्रेसिडेंट कान प्लीज इसे पर्सनली ना ले, इसमें कोई मदद की नहीं जा सकती, यहाँ की पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी और यदि ऐसा होता है तो हमारी सारी योजनाएं उजागर हो जाएगी। ये बात सुन के कांग बॉस अपने मन में कहने लगता है ये साला कमीना बास्टर्ड मरते मरते भी उसके ऊपर गुस्सा करता है। उतने में टकलू अनगिनत वार उसके ऊपर कर देता है जिसके वजह से हमें खून ही खून दिखता है। फिर उतने में टकलू अपने बंदे से कहने लगता है कि चलो गोदाम की ओर चलते हैं, सारा सामान इकट्ठा करो और इस एरिया को छोड़ दो और हाँ इस आदमी को ना समुन्द्र में फेंक दो। ये सुनने के बाद उसका आदमी कहने लगता है कि यस सर। फिर होता है सीन शिफ्ट, हमें एक बार का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई कहने लगता है प्रेसिडेंट चा के रिक्वेस्ट से मैंने कुछ लोगों से पूछा, एक बात बता दूं प्रेसिडेंट चा अपने चीफ को ही कहते हैं, तुम थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ। उतने में बात करने वाले बंदे को दिखाता है, ये वही बंदा रहता है जो कहने लगता है आगे उन लोगों के बारे में जो कुछ महीने पहले आए थे। वो लोग 6 या 7 थे, वो लोग ज्यादा नहीं है लेकिन उनमें से सब जन स्किलफुल और ब्रूटल है। उतने में सामने की तरफ दिखाते हैं, सामने अपना चीफ बैठा हुआ होता है टेबल पे, ये बात सुन रहा होता है। तभी वो बंदा आगे कहने लगता है उन्होंने कोई छोटे गिरोह को नष्ट कर दिया और उनका सामना करने वाले प्रत्येक बॉस घायल हो चुके हैं। वो लोग इतने घायल हो चुके हैं कि वो पद पर बने नहीं रह सके, उन्हें रिटायर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लोग पूरी तरह से क्रेजी है। ऐसी बात सुन के चिप खामोश रहता है और कुछ भी नहीं कहता और सामने की तरफ देख रहा होता है। उसे खामोश देखते हुए वो बंदा आगे कहने लगता है फिर लगभग 2 हफ्ते पहले वो अचानक गायब हो गए, लेकिन खबर ये है कि उन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट कांग के एरिया में देखा गया है। उस बंदे की बात सुनने के बाद अपना चिप अपने टेबल से उठता है और कहने लगता है उससे थैंक यू तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए बाद में ड्रिंक ले आऊंगा। चिप को अचानक ऐसा उठता हुआ देख के वो भी परेशान होता है और चिप से कहने लगता है हाँ अरे यार मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, भाईचारा ऑन टॉप है भाई, आपके लिए कुछ भी। ये सुनने के बाद चीफ वहाँ से जाने लगता है और पीछे से वो बंदा चीफ को देख रहा होता है। तभी चीफ उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और फिर बाहर आने के बाद सामने की तरफ देखने लगता है। सामने अपना इजिन बाइक लेके चीफ का इंतजार कर रहा होता है वहीं पे खड़ा रह के। तभी इजिन ने हेलमेट पहना होता है तो इसलिए इजिन चीफ को देख रहा होता है। चीफ भी इजिन को देख लेता है और कहने लगता है कि तुम। उतने में इजिन अपना हेलमेट निकाल लेता है और कहने लगता है चीफ से कि मैं डिटेक्टिव गो की जांच करने गया था और मैंने स्टोरी सुनी। ये कहते ही ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो भाई लोग इजिन के पास जो बाइक है वो किसकी है ये कमेंट में बता देना। आप इजिन के चैप्टर को देखते हैं और आप इजिन के फैन है तो आपको पता ही रहेगा कि ये बाइक किसकी है। तो भाई लोग फटा हमें चीफ और इजिन को दिखाते हैं। चीफ अपना रेस्टोरेंट से बाहर आके सामने देखता है तो इजिन खड़ा रहता है। पहले तो चीफ इजिन के पास घूर घूर के देख रहा होता है, फिर बाद में क्या मन होता है तो साइड में से निकल जाता है और हंसते हुए जाने लगता है और कहता है ये बच्चा ऐसी ही रात को कैसे निकल सकता है। ये कहकर चीफ वहाँ से जाने लगता है। इजिन अपना चीफ को जाता हुआ देख रहा होता है, ऐसे कैसे चीफ जा सकता है वो भी साइड से निकलते हुए। उतने में हमें चीफ की गाड़ी को दिखाते हैं जो चाबी दबा के उसने मतलब सेफ्टी लॉक खोल दिए होते हैं। चीफ अपना गाड़ी में बैठने ही वाला होता है तो सामने की तरफ वो हैरान होकर देखने लगता है और वो कहता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ अपना इजिन भी उसके गाड़ी के पास आया हुआ होता है जो मानो कह रहा है कि मेरे को भी साथ में लेके चलो। चीफ इजिन को अपने कार के पास देखने के बाद वो भी परेशान होता है और कहने लगता है इजिन से आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद इजिन अपना कहने लगता है चीफ से क्या तुम उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो जिसने आपके ब्रदर के साथ ऐसा किया है। ये सुनकर चीफ कहने लगता है कि ये सच है, लेकिन तुम मेरी कार में आने की क्यों कोशिश कर रहे हो। ये सुन के इजिन कहने लगता है कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। ये कहकर चीफ के पास देखने लगता है घूर के। इजिन की ऐसी बात सुनने के बाद चीफ अपने दांत पीसता है और कहने लगता है कि तुम इसमें शामिल क्यों होना चाहते हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम बच्चे इससे दूर रहो। ये सुनने के बाद इजिन अपना साइड में देखता है और कहने लगता है कि यह मुझे चिंतित कर देता है। इजिन की बात सुनने के बाद चीफ कहने लगता है कि व्हाट। तभी इजिन अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचता है। यहाँ पर ग्रैंडपा काम करते हैं, वहाँ पे कूड़ा रिसाइकल करने के लिए चीफ का चेला ग्रैंडपा की मदद करता है। तभी इजिन चीफ से कहने लगता है कि मैंने आपकी परेशानी सुनी और तो वो मेरे ग्रैंडपा की बहुत सारी मदद करता है। चीफ का चेला ग्रैंडपा की हर दिन मदद करता है कचरा उठाने के लिए। इजिन की ये बात सुन के चीफ इजिन के तरफ देखने लगता है पर कुछ भी नहीं कहता। उतने में इजिन कहने लगता है चीफ से कि क्या तुम मुझे ड्राइव करने के लिए देना चाहते हो। ये सुन के चीफ चौंक जाता है और इजिन के पास देखने लगता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये कहकर दोनों भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कार से कहीं तो जाने लगते हैं। चीफ अपना कार चला रहा होता है और इजिन साइड में बैठा हुआ होता है। तभी चीफ इजिन से कहता है डिटेक्टिव गो ने मुझे कुछ जाँच करने के लिए कहा था, ये एक क्राइम सिंडिकेट
सिंडिकेट के बारे में है जो हाल ही में विदेश से आए हैं। उनके कारण यहाँ की हालात बहुत गड़बड़ हो चुकी है। एजेंट अपना चीफ की बातें सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। चीफ तभी आगे कहता है, वैसे भी जितना अधिक मैंने इस पर गौर किया है ये उतना ही अधिक गंभीर प्रतीत हुआ है। ये विदेशी ग्रुप यहाँ पे सभी प्रकार के बिजनेस चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहने के बाद अपना चीफ सीरियस होता है और आगे कहता है, विशेष रूप से इलीगल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहकर चीफ सीरियस हो जाता है। एजेंट की तरफ भी दिखाते हैं। ड्रग्स के बारे में सुनने के बाद एजेंट अपना सीरियस हो जाता है, क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज है जो ड्रग्स का सेवन करता है जो अपनी जिंदगी झंडी कर लेता है भाई। तभी चीफ आगे कहता है एजेंट से, डिटेक्टिव गो ने मुझे डिटेल में बात नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है वो इस मामले की जांच कर रहा था, इसलिए इस तरह वो इसमें फंस गया। ये सुनने के बाद अपना एजेंट चीफ से कहता है, क्योंकि उसने किसी आउटसाइडर बंदे को इसकी जांच करने के लिए कहा था, इसलिए ऐसा लगता है कि डिटेक्टिव को ये नहीं पता था कि ये ड्रग्स का मामला है। वो कदाचित किसी और चीज को देखते समय पकड़ा गया। एजेंट की ये बात सुनकर चीफ अपना एजेंट की तरफ देखता है और कहने लगता है एजेंट से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तुम बाहर निकलो गाड़ी से और घर पे चले जाओ। यह बहुत सीरियस बात है, ये ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हारे जैसे बच्चे को शामिल होना चाहिए। चीफ की ये बात सुन के एजेंट भी उसके तरफ देखने लगता है और चीफ से कहता है, इसका उससे क्या संबंध है। एजेंट की ये बात सुन के चीफ एजेंट की तरफ देखने लगता है और परेशान होता है और कुछ भी नहीं कहता। इसलिए एजेंट भी उसके तरफ घूर के देख रहा होता है साइड के नजरों से। ऐसे ही ऑकवर्ड सीन होते रहता है। उतने में ही हमें एक जगह को दिखाते हैं जिसका नाम मूनली नाइट बार रहता है। उस बार के पार्किंग में ही अपनी चीफ की गाड़ी वहाँ पे आ चुकी होती है और फिर गाड़ी को पार्किंग लगाने के बाद चीफ और एजेंट अपना उस गाड़ी में से उतरता है और उस बार के अंदर जाने लगता है। उतने में ही उसके लोग उसको ग्रीटिंग करते हुए अपना सिर चीफ के सामने झुका रहे होते हैं। तभी चीफ कहने लगता है उन लोगों से, अगर तुम यहाँ पे हो तो अंदर के हालात कैसे है। ये कहकर चीफ आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक बंदा कहने लगता है चीफ से, हर चीज का ध्यान रखा गया है लेकिन बॉस प्रेसिडेंट कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अभी उतने में हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 3 बंदे बैठे हुए होते हैं और उनकी बहुत सी धुलाई हो चुकी होती है। और तो वहाँ पे हमें और भी लोगों को दिखाते हैं। ये प्रेसिडेंट कान के लोग रहते हैं। चीफ के बंदों ने सबको ठोक पीट के सीधा करके ग्राउंड पर बिठा दिया होता है। उतने में बाहर से चीफ और अपना एजेंट अंदर के तरफ आ जाता है। जैसे ही चीफ के लोग चीफ को देखते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, उनमें से चीफ किसी एक बंदे को पहचानता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पे हो होंग निम। चीफ को देखने के बाद सब जन की फटी पड़ी रहती है और वो देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो चार डेसुक है, I mean चार डेसिक। सब लोग हैरान होके चीफ को देख रहे होते हैं और मन में सोचते हैं, क्या ये चार डुसिक है जिसने हमें मारा है। उतने में अपना चीफ उन लोगों के सामने खड़ा रहता है और उनकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। चीफ को ऐसा घूरता हुआ देख के बाकी के जो लोग रहते हैं ग्राउंड पर, वो अपना सर झुकाते और परेशान होके मन में सोचने लगते हैं कि उसके साथ क्या गलत है। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं कि चीफ के ब्रदर को इन लोगों ने मारा है। चीफ अपना उनके तरफ देखता है गुस्से में और कहने लगता है कि कहाँ पे है कांग। ये कहकर चीफ उनके पास गुस्से में देखने लगता है। तो वहाँ पे जो बंदे रहते हैं उन लोगों को कूट देते हैं। वो परेशान होते हैं और मन में सोचते हैं, अरे यार क्या उसने सचमुच चार डेसिक के साथ कुछ गड़बड़ की है। ये बातें वो मन में सोचने के बाद वो लोग चीफ से कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ गया है। जैसे ही अपना चीफ ये बात सुन लेता है, उनके तरफ घूर के देखता है और किलिंग इंटेंट निकालता है उनके तरफ घूर घूर के। चीफ को इतना गुस्से में देख के वहाँ के जो बंदे रहते हैं वो परेशान होते हैं। उनमें से तो एक बंदा कांपने लगता है और कहने लगता है कि रियली सच में उसे हमने कल से नहीं देखा है और हम उस तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। चीफ कहता है कि ठीक है उसको छोड़ दो, मुझे एक और बात पूछने दो। चीफ कहता है आगे, मैंने सुना है कि वो हाल ही में किसी संदिग्ध लोगों के साथ घूम रहा था। ये सुन के बाकी के तो बंदे गर्दन नीचे झुका लेते, पर उनमें से एक बंदा रहता है जो ये सुनने के बाद हैरान होता है और चीफ की तरफ देखने लगता है। तभी वो बंदा चीफ को बताने लगता है। उन्हें इमेजिन करने के बाद कहता है कि हाँ आपने सही कहा, वो ज्यादा समय पहले नहीं आए थे और हाँ अचानक से उन्हें अपने साथ काम करने के लिए राजी करने की कोशिश की। क्या आप यहाँ पे उन लोगों को ढूंढने आए हो। ये बातें अपना चीफ सुन रहा होता है और उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है और मन में सोचता है, तो ये ऐसा है जैसा मैंने सोचा था। उतने में ही जो ग्राउंड पर बैठा हुआ टकला रहता है वो परेशान होता है और कहने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो उन लोगों के प्रति बहुत सावधान था, यहाँ तक कि जब वो हम पर हुकुम चलाते थे तभी भी कांग बॉस अपना आंखें बंद कर लेता था। उतने में फिर वहाँ पे दूसरा एक बंदा रहता है जिसकी आंख फोड़ दी होती है। तो वो भी बंदा कहने लगता है, उन लोगों की वजह से हमें भी कठिन समय का सामना करना पड़ा, हम भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके वजह से आपने हमें तोड़ा। असली समस्या की जड़ तो वो लोग है, तो हमें जैसा तोड़ा है उसका डबल उनको तोड़ना भाई लोग। ये सुन के चीफ गुस्से में कहने लगता है कि अब वो लोग कहाँ पे है। चीफ के सामने
सामने जो दो बंदे रहते हैं वो झुकते हुए कहने लगते हैं कि हमने उन्हें तब से नहीं देखा है जब से वो कल बॉस कांग के साथ गायब हो गए थे। ये बात सुन के चीप उनकी तरफ नरमी से देखने लगता है, पर गुस्से में तो रहता ही है। और चीप सामने की तरफ देखता है तो उतने में एक बंदा अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि भाई मैं बताता हूँ। कुछ देर पहले मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना था। वो लोग किसी बंदरगाह पे एक गोदाम के बारे में बात कर रहे थे। चीप ये बात सुन के हैरान होता है तो पीछे वाले बंदे को भी दिखाते, टकलू को, वो भी हैरान होता है और वो पीछे मुड़ता है और अपने बंदों से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, अभी बंदरगाह पे पहुंचो और वहाँ पे जाने के बाद एक गोदाम की तलाश करो, मतलब वेयर हाउस की तलाश करो। टकलू के ऑर्डर सुनने के बाद उसके आदमी लोग वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और टकलू उनको जाता हुआ देख रहा होता है। वो लोग भागते भागते अपने इंजन के साइड से भी निकल जाते हैं तो इंजन अपना उनके तरफ जाते हुए देख रहा होता है और फिर सामने की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें बंदरगाह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लाइट हाउस हो रहता है और वहाँ पे अपने को एक वेयर हाउस को दिखाते हैं जिसके सामने एक काली गाड़ी खड़ी रहती है और फिर हमें वेयर हाउस के अंदर सूटकेस में पैसे दिखाते हैं जो बहुत सारे होते हैं, सूटकेस में रखे भी रहते हैं और सूटकेस के बाहर भी रहते हैं। लो भाई लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है अपनी अपनी एक गड्डी नोट उठा लेना और रख लेना, भले ही मुझे बाद में पैसे की गरज भी रही तो मेरे को देना नहीं, अपने पास ही रख लेना भाई लोग। फिर वहाँ पे और लोगों को भी दिखाते हैं, मतलब यही 7 स्टार लोग रहते हैं, मतलब 7 जन रहते हैं। ये लोगों की यहाँ से भागने की तैयारी रहती है तो वो लोग अपना पूरा सामान पैक कर रहे होते हैं। लगभग वहाँ पे पैकिंग हो चुकी होती है और जिसको चीप के चेले को जिसने मारा था वो बंदा भी वहीं पे खड़ा रहता है और टाइम की तरफ देख रहा होता है। उधर हमें और एक बैग को दिखाते हैं जिसमें ड्रग्स रहता है और कोई तो उसको चेन लगा रहा होता है और ये बंदा और कोई नहीं, ये टकलू बॉस ही रहता है इनका। साला सब बॉस टकलू ही क्यों रहता है, इतना खतरनाक दिखाते हैं पर साले उनके ऊपर गंजे में बाल ही नहीं दिखाते। टकलू बैग की चेन लगाते हुए कहने लगता है कि बहुत बुरा हुआ, फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जिसपे अपन वर्क कर सकते हैं। तभी वो टकलू अपने बंदे के पास देखता है और अपने बंदे से पूछने लगता है तुमने कहा था कि तुम अगले लोकेशन की तलाश में कहाँ गए थे। ये सुनकर वो बंदा उस जगह का नाम बताने लगता है, उस जगह का नाम रहता है चेओनान। उस जगह की नाम सुनने के बाद सभी लोग अपने बैग उठाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बॉस कहने लगता है तो चलिए वहाँ के ही लोकेशन पे चलते हैं। ये कहकर वो सभी लोग वेयर हाउस से बाहर जाने लगते हैं अपने कार के तरफ। वो लोग अपने कार के तरफ बढ़ रहे होते हैं, उतने देर में वो लोग कार के सामने आ जाते हैं और कार के यहाँ पे खड़े रहते हैं। टकलू बॉस गाड़ी के सामने खड़ा रहता है और अपने बंदों से कहता है कि जो लोकेशन मैंने बताया था वही लोकेशन पे चलते हैं। फिर ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, उतने देर में ही वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं और उन 7 लोगों को देख लेते हैं और कहने लगते हैं सॉरी भाई लोग, पर हमें कुछ चीजों की जाँच करनी है तो प्लीज जांच करने के कोऑपरेट करे। उन तीनों की ऐसी बातें सुन के ये बंदे लोग जो रहते हैं 7 जन, वो लोग खामोश रहते हैं और उनके तरफ घूर के देखते हैं और उन लोगों से कुछ भी नहीं कहते। ये लोग कुछ जवाब नहीं देते, इसलिए 3 में से एक बंदा इनकी गिनती गिनने लगता है और 1 2 3, अरे ये लोग तो हाँ यही 7 जन है। ये सुनकर वो पीछे वाले बंदे भी हैरान होते हैं, ये लोग 7 जन तो है पर ऐसा लगता है कि इन लोगों की शक्ल उन लोगों से मिलती जुलती है, उन बदमाशों से। उतने देर में ही उन 7 में से 2 बंदे आगे की ओर इनकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं उनको मारने के लिए। उन दोनों को पास आते हुए देख के उन तीनों में से एक बंदा कहने लगता है अपने दोस्त से कि जल्दी करो और बैकअप बुलाओ। ये सुन के उसमें से एक बंदा पीछे मुड़ता है और चिल्लाने लगता है अरे भाई लोग यहाँ पे आओ, वो लोग यहाँ पे है। ये कहकर वो चिल्लाते हुए अपने बंदे लोग को बुलाने लगता है। उतने देर में ही एक मांस वाला बंदा आता है और उस बंदे के चेहरे पे एक पंच मारता है। उतने देर में दूसरा वाला मांस वाला बंदा आता है और दूसरे वाले बंदे के चेस्ट में एक अपना पंच मारता है। उतने देर में 2 बंदे भी ठिकाने लग चुके होते हैं चीप के। चीप का जो तीसरा वाला बंदा रहता है जिसने आवाज दिया था अपने बंदों को बुलाने के लिए, वो बंदा उस बंदे को अपना पंच मारता है पर वो बंदा अपना मतलब मांस वाला बंदा वो डॉज कर लेता है और फिर वो मांस वाला बंदा अपना पंच लेता है और उसके चेहरे पे दे मारता है जोर से। चीप का बंदा पंच खाने के बाद वो भी वहीं पे नॉक होता है। लेकिन उतने देर में हमें दिखाते है चीप के बंदे और भी आने लगते हैं वहाँ पे, वो भी भागते हुए आते हैं और फिर आते हुए सामने की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पे है भाई लोग, जल्दी आओ यहाँ पे है। चीप के जो बंदे आ रहे होते हैं उनके हाथ में बेसबॉल बैट रहती है और कुछ लोहे जैसी भी चीज रहती है उनके हाथों में। वो लोग उन लोगों के सामने खड़े रहते हैं और अपने बंदों को ग्राउंड पर पड़ा हुआ देखने के बाद गुस्सा करते हैं, दांत पीसते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी माइका हम लोगों के बंदों को मारोगे का। ये कहकर वो बहुत गुस्सा रहते हैं और एक बंदे के तो हाथ में नाइफ भी रहता है भाई। टकलू को भी दिखाते हैं, उन लोगों को देख के वो भी हैरान होता है और उसके बंदे भी हैरान होते हैं उन लोगों को देखकर और चीप के बंदों के पास ही देख रहे होते हैं। टकलू बंदा इतने बंदे लोग को देखने के बाद कहने लगता है आखिर ये चल क्या रहा है, ये है कौन। जैसे लोगों को दिखाते हैं जो भागते
हुए उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो रहे बास्टर्ड कमीने, पकड़ो उसे और मारो उनको। ये बात सुनने के बाद वो लोग वहाँ पे भागते हुए उन दोनों को, मांस वाले बंदों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मांस वाले बंदे भी कुछ कम नहीं रहते, वो आगे बढ़ता है और एक बंदे को सीधा पंच मारता है उसके चेहरे पे ही। और तो दूसरे साइड में दिखाते हैं जो दूसरा वाला मांस वाला बंदा रहता है, वो एक बंदे के पंच मारता है चेहरे पे, लेकिन उसके पीछे भी एक बंदा रहता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का डंडा रहता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा उसके शोल्डर पे लगता है। उसे मारते हुए चीप का बंदा कहने लगता है उससे, आखिरकार तुमने सोचा क्या है, तुम आके यहाँ पे परेशानी पैदा करोगे। उस बंदे के शोल्डर पे अटैक लगने के बाद वो अपने पॉकेट में से अपना एक नाइफ निकालता है और पीछे तुरंत मुड़ता है और उसके शोल्डर पे एक कट मार देता है, जिसके वजह से उसके शोल्डर से खून निकलता है। दूसरी तरफ भी दिखा दे, दूसरे वाले बास्ते वाले ने बंदे ने नाइफ निकाला होता है और सामने वाले के ऊपर एक स्लैश मार दिया होता है, जिसके वजह से उस बंदे के ऊपर कट लगता है और उसके इधर से भी खून निकलने लगता है। उतने में चीप के लोगों के पास दिखाते हैं। ये देखने के बाद वो भी हैरान होते हैं और दोनों बंदे ज्यादा करके लोगों को ठिकाने लगा रहे होते हैं। इसलिए चीप के लोग इसलिए क्या करते हैं, उन दोनों को बीच में घेर लेते हैं। मांस वाले बंदे भी सोच रहे होंगे कि डुओ और स्क्वाड वाले की बैटल होने वाली है। उनके धारदार नाइफ देखने के बाद चीप के लोगों में से एक बंदा कहने लगता है, ध्यान दो और ध्यान रखो, उन बदमाशों ने भी अपने वेपन्स निकाल लिए हैं। उतने देर में पीछे से चीप के लोग और भी आ जाते हैं और उनमें वो टकला भी रहता है। वो सभी भागते हुए अपने लोगों के पास आ रहे होते हैं। चीप का जो खास टकलू बंदा रहता है वो सामने की तरफ देखता है और अपने दांत पीसने लगता है। उतने में 7 स्टार वाले बॉस को दिखाते हैं, जो वो टकलू वाला बॉस रहता है ना, वो इन लोगों को देखने के बाद कहने लगता है अपने दांत पीसते हुए, मतलब अपने बंदों से कहता है कि तुम लोग जाओ और जल्दी से वहाँ पे सब कुछ खत्म कर दो। उनका ऑर्डर सुनने के बाद 2-3 बंदे को दिखाते हैं जो अपने बंदों के पास जाने लगते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर स्टार्ट होती है बैटल। एक साइड में चीप के लोग रहते हैं और दूसरे साइड में 7 स्टार वाले लोग रहते हैं। देखने में लगता है चीप के ज्यादा करके लोग मार खा रहे होते हैं। मांस वाले बंदे जो चीप के लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। एक टोपी वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपना चीप का एक बंदा रहता है, उसके पेट पे एक जोर से पेट में किक मारता है। जैसे ही सामने वाले की किक उसके पेट पे लगती है, उससे मुंह से आह निकलने लगती है। दूसरे साइड में भी सेम वैसा ही होता है। जो टोपी वाला बंदा रहता है वो अपना पंच बनाता है और चीप के एक बंदे को चेहरे पे दे मारता है। बैटल ऐसे ही चल रही होती है। उतने देर में एक मांस वाले बंदे के ऊपर एक बंदा हमला करता है पाइप से और वो बंदा उस पाइप को अटैक को डॉच कर लेता है, पकड़ लेता है उसके पाइप को और अपना सर उसके चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। उतने देर में चीप के बंदे ये सब कुछ देख के कांप रहे होते हैं और परेशान होते हैं। चीप के खास बंदे के पास दिखाते हैं, मतलब टकलू के पास। उसके पास भी एक बंदा रहता है, उससे फाइटिंग कर रहा होता है और वो बंदे ने अपने टकलू वाले बंदे के ऊपर एक पंच मारा होता है, जिसके वजह से अपना टकलू बंदा अपने हाथ को सामने की तरफ लाके वो ब्लॉक कर दिया होता है उसने। उतने देर में वो टकलू बंदा पीछे के साइड में देखने लगता है और अपने बंदों को पीटता हुआ देखता है और मन में कहने लगता है ऐसे स्किल के साथ। फिर उसे याद आता है चीप ने उसे जाते हुए क्या कहा था। चीप अपना उस टकलू से कहने लगता है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो जल्दबाजी मत करना, मेरे वहाँ पहुँचने का वेट करना। ये सोचकर वो टकलू बंदा अपने यादों से बाहर आता है और गुस्से में होता है। उतने देर में उस दुश्मन में से एक बंदे ने उस टकलू वाले बंदे के ऊपर एक पंच मारा होता है, तो अपना टकलू वाला बंदा नीचे झुकते हुए उसे डॉच करता है और फिर अपने दोनों हाथ से उसके कमर को पकड़ लेता है टाइट से और उसको ऊपर की तरफ उठाते हुए कहने लगता है कि साला आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसको ऊपर की तरफ उठाता है और नीचे ग्राउंड की तरफ फेंक देता है, जिसके वजह से वो बंदा नीचे की तरफ ग्राउंड पे गिर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जो चीप के लोग मार खा के नीचे ग्राउंड पर पड़े होते हैं। ये देखने के बाद वो टकलू वाला बंदा अपने दांत पीसता है और गुस्से में रहता है और हाँफ रहा होता है, क्योंकि पूरी उठाने में ताकत लगा दी उसने उसको मारने के लिए। टकलू बंदा सामने की तरफ देख रहा होता है। अचानक से एक बंदा आता है और उसके साइड में उड़ते हुए नीचे गिरता है उसके सामने ही, तो वो टकलू वाला बंदा उसको देख रहा होता है। उतने देर में वहाँ पे एक आवाज आती है और कहता है सामने वाला बंदा कि रुक जाओ। ये आवाज सुन के चीप के जो लोग रहते हैं तो एक साइड में देखने लगते हैं जिस साइड से आवाज आती है। दुश्मन वाले लोग को भी दिखाते हैं जो ये आवाज सुन के उसी तरफ डायरेक्शन में देख रहे होते हैं वो लोग भी, क्योंकि वहाँ पे रियल गैंगस्टर वाला आ चुका है अपना चीप, और उसके पीछे WVIP इस मांगा का हीरो और हमारा प्यारा मशीनरी इजिन वो भी वहाँ पे आया होता है। चीप जो रिलैक्स होके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और पीछे से अपना इंजन भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उनके तरफ ही। टकलू को दिखाते जो परेशान होता है और वो भी हैरान होता है ये देखकर कि चीप आ रहे हैं, तो
वो कहने लगता है बॉस। चीफ जो आगे बढ़ रहा था उसके तरफ गुस्से से देखता है और कहने लगता है मैंने तुमसे कहा था कि फाइट मत करना, बस कुछ समय के लिए रुक जाओ। चीफ को इतना गुस्से में देखने के बाद वो टकलू वाला बंदा भी चीफ के मुंह नहीं लगता और कुछ भी नहीं कहता। उतने में चीफ अपना दूसरी तरफ घूमता है और उस टकलू वाले बंदे के पास देखने लगता है, मतलब उन दुश्मनों के पास देखने लगता है। चीफ जैसा उनके तरफ देखने लगता है अपना किलिंग इंटेंट निकालता है और उनके तरफ घूर घूर के देखने लगता है। अपना चीफ उस टकलू को घूर घूर के देख रहा होता है तो टकलू भी ये नोटिस कर लेता है और चीफ को देखते हुए स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि अच्छा तुम उनके बॉस हो, मैंने सही कहा ना? तुम्हें क्या अपनी जगह भी नहीं पता? तुम क्या सोच रहे थे? तुम क्या ऐसे ही किसी पे जाके रश कर दोगे? ऐसे ही टकलू ये सेंटेंस खत्म करता है। उतने में टकलू का बंदा चीफ के तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपना पंच बनाता है। चीफ उसको आता हुआ देखता है पर वो अपना एकदम नॉर्मल शांति से खड़ा रहता है। ये देखकर वो बंदा भागते हुए चीफ के पास जाता है और एक पंच मारता है उसको। पंच की पावर को दिखाते हैं, बहुत पावर रहती है उसमें, पर लेकिन उस बंदे का पंच चीफ के चेहरे के पास जाते ही रुक जाता है क्योंकि चीफ ने उसका पंच रोक दिया होता है अपने हाथों से पकड़ के। चीफ ने उस बंदे का हाथ जोर से मसल दिया होता है और दूसरे हाथ से अपना एक पंच बनाता है और सीधा उसके चेहरे पे ही दे मारता है, जिसके वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके चेहरे को दिखाते हैं। चीफ का सीधा पंच उसके चेहरे पे मतलब मुंह पे ही लगा रहता है। चीफ ने इतना जोर से पंच मारा था उसके दांत भी टूट जाते हैं, उसकी हालत ही खराब होती है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है नल्ला। चीफ का खाली एक पंच खाने के बाद वो नल्ला साला बेहोश हो जाता है और उस बंदे के दांत टूट गए होते हैं सामने वाले ही। उतने में चीफ के बंदों को दिखाते हैं, वो सभी चीफ के तरफ ही देख रहे होते हैं। खाली एक 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 घूसे में मार दिया बॉस ने खाली। उतने में दुश्मन वाले लोग को भी दिखाते हैं, वो भी ये देखने के बाद वो भी हैरान होते हैं और चीफ के तरफ देख रहे होते हैं। चीफ अपना एक पोज करता है, वो सीधा उस बंदे के तरफ उंगली दिखाता है और कहता है कि सबका हश्र ऐसा ही होने वाला है। फिर चीफ को दिखाते हैं जो कूल अंदाज में सामने की तरफ देख के कहता है कि अच्छा तू ही है ना इनका बॉस टकलू? साला तू कैसा लीडर है रे, बिना जाने किस जगह पे खड़ा है और तू अटैक करने के लिए देता है उसको। वो टकलू चीफ की बात सुनता है और खामोश रहता है, उसके तरफ गुस्से से देख रहा होता है। उतने में चीफ के खास वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपने बॉस को फाइट करता हुआ देख के जोश में आता है और चिल्लाने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यस ये है बॉस का कमबैक। उसको इतना जोर से चिल्लाते हुए उसके बाकी भी साथीदार मोटिवेशन हो जाते हैं और वो भी चिल्लाने लगते हैं ये अभी आएगा ना मजा भिड़ू। वो भी चिल्लाने लगते हैं आली रे आली आता तुमची बारी आली। चीफ अपना टकलू के पास देख ही रहा होता है, तभी टकलू कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, क्या हम कभी कहीं टकराए हैं? उस टकलू की बात सुन के चीफ उसके तरफ घूर के देखता है और कहने लगता है मेरा छोटा ब्रदर तुम्हारे लोगों के वजह से वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। चीफ की ये बात सुनने के बाद वो टकलू वाला बंदा कहने लगता है क्या हॉस्पिटल? उतने में वो टकलू का बंदा उसके करीब जाता है और उसको बताने लगता है, तभी वो कहने लगता है अच्छा तो क्या उस समय जो हमारे रास्ते में आया था वो आपका लीडर ब्रदर है? ये कहने के बाद वो टकलू और गुस्से में होता है और चीफ से कहने लगता है तुमको हमारा आभारी होना चाहिए था कि तुम इसमें नहीं फंसे और जल्दी करो और मेरे सामने अपना सर झुकाओ, लेकिन तुम यहाँ पे किसी बॉस की तरह ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम अपनी प्लेस को भूल गए हो? क्या तुम मरने के लिए किसी जगह की तलाश में भटक रहे हो? ये सुन के अपना चीफ वही खड़ा रहता है शांति से और कुछ भी नहीं कहता। उतने में ही उसके दो बंदे आते हैं और चीफ की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं और अपने नाइफ निकालते हैं। उतने में चीफ उनके हाथ में नाइफ देखता है तो नीचे पड़ा हुआ मेटल का बैट लेता है और अपने हाथों में पकड़ लेता है और टाइट ग्रिप पकड़ के आगे की ओर बढ़ने लगता है। चीफ जैसा आगे आगे जा रहा होता है अपना इंजन उसके पीछे पीछे रहता है, इसलिए चीफ अपना इंजन से कहने लगता है कि बी केयरफुल बच्चे, वे लोग कार्य करने से पहले नहीं सोचते हैं। जैसा लिखा है वैसा ही बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ऐसा है कि वो लोग सोचते नहीं मारने से पहले। चीफ की बात सुनने के बाद इजिन भी थोड़ा सीरियस होता है और सामने की तरफ उन लोगों को देख रहा होता है। उतने में ही चीफ के ऊपर एक बंदा आता है दौड़ते हुए और उसके ऊपर नाइफ का स्टैब करने लगता है, लेकिन अपना चीफ उसको डॉच कर लेता है और साइड में हट जाता है। लेकिन वो बंदा क्या करता है कि अपना नाइफ अपने हाथों को टर्न कर लेता है और वो नाइफ सीधा अपने चीफ के तरफ जा रहा होता है। चीफ ये देख लेता है और चीफ के हाथों में जो रॉड थी वो सीधा स्विंग करता है और उस बंदे के शोल्डर पे ही दे मारता है। जैसे वो अटैक उसके शोल्डर पे लगता है वो बंदा सीधा ग्राउंड पर ही गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका हाथ पे ही मतलब हाथ पे ही लगता है ना, इसलिए उसके हाथ से नाइफ भी छूट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अपना चीफ वही नहीं रुकता और फिर एक अटैक मारने के लिए अपना
वो लोखंड का मतलब रॉड रहता है वो उठाता है। ये देखकर वो बंदे की तो पूरी फट जाती है, वो भी हैरान होता है। पर चीफ ने अटैक कर चुका था और वो सीधा उसके चेहरे पे लगता है, जिसके वजह से उसके चेहरे से भी खून निकलता है और वो बंदा ग्राउंड पर ही गिर जाता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है। और चीफ उसके तरफ घूर के देख रहा होता है। उतने में उसको याद आता है तो वो पीछे की तरफ देखने लगता है अपने एजेंट के पास। तो देखता है एजेंट अपना मस्त में खड़ा रहता है और उसके पास एक बंदा मार खा चुके नीचे गिरा हुआ होता है। तो ये देखकर वो भी मन में सोचता है कि साला इसने कब फिनिश कर दिया उसको। चीफ जो अपने एजेंट की तरफ देखकर कहने लगता है कि यार मैं इसके लिए खामखा परेशान हो रहा था। ये कहकर चीफ अपने एजेंट की तरफ देख ही रहा होता है, तभी एजेंट क्या करता है, नीचे जो पड़ा हुआ नाइफ रहता है वो उसको उठाने लगता है और अपने हाथ में ले लेता है। एजेंट को नाइफ उठाता हुआ देख के अपना चीफ हैरान होता है और उसको भी पसीना निकलने लगता है। उतने में सामने से आवाज आता है तो चीफ अपना उस सामने की तरफ देखने लगता है। तभी सामने दिखाते हैं जिसने चीफ के चेले को मारा था वो बंदा आगे की ओर आते हुए कहने लगता है चीफ से, तुम्हारा जो ब्रदर है क्या वो मर गया है? ये कहकर वो चीफ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ये सुन के चीफ हंसने लगता है और डेविल से स्माइल करने लगता है और हंसते हुए उस बंदे से कहने लगता है, क्या वो तुम थे? ये कहकर वो गुस्सा करने लगता है। उतने में वो सामने वाला बंदा स्माइल करते हुए चीफ से कहने लगता है, वो एक मूर्ख बदमाश था जो अचानक से ही अटैक करने लगा, इसलिए मैंने उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर नाइफ घुसा दिया। पता नहीं इससे काम हुआ कि नहीं, वो मरा या नहीं। ये सुनने के बाद चीफ के हाथों की तरफ दिखाते हैं। चीफ उस रॉड को टाइट से पकड़ लेता है और गुस्से में रहता है और आगे की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है उसके तरफ। चीफ जो इतने गुस्से में रहता है लगता है उसका आज काम खत्म ही होने वाला है। उस बंदे का जिसने चीफ के चेले को मारा था और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, वो बंदा अपना नाइफ निकालते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, चीफ की तरफ जाने लगता है। उतने में चीफ को भी दिखाते हैं, चीफ उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है, उसको बदला चाहिए रहता है, इसलिए पहला अटैक अपना चीफ करता है उस बंदे के ऊपर, उस रॉड को घुमा देता है उसकी तरफ। वो बंदा भी शाना पांडु रहता है, वो चीफ का अटैक डॉज कर लेता है और साइड में हट जाता है। उस बंदे को ओपनिंग मिल चुकी होती है चीफ के ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए वो चीफ के तरफ घूर के देखता है और चीफ के करीब जाता है। चीफ भी ये देख के हैरान होता है और उसको आता हुआ देखता है। उस बंदे ने अपने चीफ के ऊपर एक स्लैश अटैक मार दिया होता है, लेकिन चीफ भी थोड़ा शातिर वाला बंदा था, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथों से उसके नाइफ के अटैक को रिप्लेट कर देता है। इसलिए वो बंदा थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन अपना चीफ क्या करता है, अपना रॉड ले लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो विलन उस अटैक को डॉज करने के लिए पीछे की तरफ हट जाता है और पीछे की तरफ चले जाता है। दोनों बंदे पीछे हटते और एक दूरी बना लेते हैं। अपना चीफ खड़ा रहता है, उतने में उसको कुछ रियलाइज होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तो नीचे की तरफ उसके हाथों के इधर कट लग चुका होता है और अपने हाथों की तरफ देखने लगता है, अपने घाव की तरफ, और कहने लगता है कि वो बंदा काफी फास्ट है। उतने में चीफ के लोगों को दिखाते हैं जो ये फाइट देख रहे होते हैं और वो भी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस संभाल के। वहाँ पे इजिन भी खड़ा रहता है, उनकी चीफ और उस बंदे की फाइट देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। उतने में फिर फाइटिंग स्टार्ट होती है। एनिमी को दिखाते हैं जो भागते हुए अपने चीफ की तरफ आ रहा होता है और अपना नाइफ आगे की तरफ बढ़ के अपने चीफ के ऊपर अटैक करने लगता है। चीफ को दिखाते हैं जो मुश्किल से उसके स्लैश को डॉज कर रहा होता है और जो दुश्मन बंदा है वो कंटिन्यूअसली अपने चीफ के ऊपर स्लैश पे स्लैश मार रहा होता है। चीफ को उस स्लैश को डॉज करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही होती है, इसलिए उसके बॉडी के ऊपर भी कट लगने लगता है और जहाँ भी कट लगता है वहां से खून निकलने लगता है। वो बंदा चीफ पे हावी होने लगता है, लेकिन चीफ उसको हावी होने के लिए रोकने के लिए उस बंदे के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उस अटैक को डॉज करता है और अपना नाइफ चीफ की तरफ लेके जाता है। उस बंदे का नाइफ सीधा चीफ के तरफ ही जा रहा होता है और वो अटैक सीधा चीफ के हाथों के ऊपर लग जाता है और उधर जिधर कट लगा था उधर से खून निकलने लगता है। ये देखकर चीफ अपने मन में सोचता है, एक्चुअली वो साला कमीना जानता है कि नाइफ का यूज कैसे किया जाता है। ये चीफ सोच ही रहा होता है। उतने में कोई कहने लगता है, तुम वही हो? ये कहने वाला कोई नहीं, वो टकलू बॉस रहता है। वो आगे कहता है, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये आश्चर्य हुआ, ये सो कॉल्ड गैंग जो एरिया पर दबाव रखते हैं वो काफी वीक है। यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने को तैयार हो। उतने में दूसरी तरफ चीफ के पैरों को दिखाते हैं जो वो बंदा सामने वाला चीफ के ऊपर हावी होता है। तो चीफ अपना पीछे पीछे की तरफ जाने लगता है। वो टकलू बॉस आगे कहने लगता है, तुम्हारे विपरीत हमने हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी है और जो हमारा है हमने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया। ये कहते हुए चीफ की तरफ दिखाते हैं जो वो सामने वाला बंदा चीफ के ऊपर कंटिन्यूअसली चीफ के ऊपर अटैक करता है और अपने नाइफ से उसके ऊपर स्लैश मारने लगता है। उतने में उस
बंदे का एक स्लैश अपने चीफ के लेफ्ट हैंड के हाथों पे लगता है और ये देख के चीफ अपने दांत पीसते हुए गुस्सा करने लगता है। ये देखने के बाद टकलू आगे कहता है, यहाँ तक कि एनिमल भी अपने टेरिटरी की रक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन ये लोग खतरे का पहला संकेत मिलते ही अपना ऐश उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। क्या ये हंसने वाली बात नहीं है? ये कायर लोग कठोर एक्ट करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे कि वही कुछ है। ये बातें चीफ के लोग भी सुन रहे होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आ रहा होता है, उन्होंने भी अपने डंडे उठा लिए होते हैं। दूसरी तरफ अपने चीफ को दिखाते हैं, जो ये बात सुनने के बाद वो फाइटिंग करते हुए भी कहने लगता है, तू बास्टर्ड अपना मुंह बंद कर। ये बात वो टकलू को कहता है और सामने वाले बंदे के ऊपर अपना एक स्ट्राइक मारता है, अटैक करता है। लेकिन सामने वाला बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है, नीचे झुकता है और चीफ के तरफ गुस्से से देखने लगता है और अपना नाइफ चीफ के बॉडी के करीब लेके जाने लगता है उसे स्टैब करने के लिए। जैसे ही नाइफ अपने चीफ के बॉडी के करीब जाता है, उतने में ही चीफ जल्दी रिएक्ट करते हुए उस बंदे के हाथ में जो नाइफ था उस हाथों को पकड़ लेता है। जैसे उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, चीफ अपना उसके तरफ घूर के देखता है और कहने लगता है, तुम केवल खाली जगहों पर ही वार करते हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये सुनकर सामने वाला जो बंदा था वो अपना पंच बनाता है और चीफ के ऊपर अटैक करता है। वो पंच सीधा चीफ के चेहरे पे लगता है। उस पंच में बहुत पावर थी। उस बंदे को भी लगता है क्लीन हिट हो गया, पर वो सामने की तरफ कुछ देख के हैरान होता है, क्योंकि जिधर चीफ के चेहरे पे पंच लगा होता है उधर चीफ को कुछ भी नहीं होता और चीफ उसके तरफ ही देख रहा होता है और कहने लगता है उस बंदे से, बच्चे बाप को भेज, भले ही तू नाइफ के मामले में खतरनाक होगा लेकिन तुम्हारे मुक्के में इतनी खास बात नहीं है। ये कहकर चीफ ने जिस नाइफ वाले हाथ को पकड़ा हुआ रहता है वो जोर से दबाने लगता है। चीफ ने इतने जोर से दबाया रहता है कि उसके सर की नसें भी दिखने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। वो कुछ पहले समझ पाता, उतने में ही चीफ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया होता है। ये देखकर वो बंदा भी हैरान होता है, चीफ की तरफ देखने लगता है। उतने में चीफ अपना सर जोर से उस बंदे के चेहरे पे दे मारते हैं। चेहरे पे लगने के बाद वो बंदा सीधा पीछे की तरफ जाने लगता है और उसकी नाक भी फट जाती है जिसमें से खून निकलने लगता है। उस बंदे को भी दर्द महसूस होने लगा, लेकिन चीफ वहीं पे नहीं रुकता, अपना सर फिर से लेता है और उसके चेहरे पे दे मारता है। बार बार कंटिन्यूअसली मारते जाता है, मारते जाता है और मारते जाता है और चीफ के हाथों पे जो रॉड था उसी से वो उसको फिनिश करने के लिए टाइट पकड़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा उस बंदे के चेहरे पे ही लगता है, जिसके वजह से उसका चेहरा और भी बिगड़ जाता है और देख सकते हैं वो ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके चेहरे से तो और भी खून निकलने लगता है। ग्राउंड पर गिरने के बाद वो बंदा सीधा बेहोश होता है, उसका चेहरा सीधा पचका देता है अपना चीफ। उतने में चीफ के पीछे के साइड में दिखाते हैं, पीछे अपना एजेंट भी होता है, ये देख रहा होता है और चीफ के जो लोग होते हैं वो भी देख रहे होते हैं और चीफ की फाइटिंग देखने के बाद और एक विक्ट्री मिलने के बाद वो भी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि बॉस आप कूल हो यार, आप तो लाजवाब हो, ऑसम हो आप भाई। क्या पता एक विक्ट्री से उन लोगों में अलग ही जोश आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। चीफ को दिखाते हैं, चीफ वही खड़ा रहता है और उस बंदे की तरफ देख रहा होता है और वो टकलू चीफ की तरफ भी देख रहा होता है। उतने में चीफ अपने नजरें घुमा लेता है और उस टकलू बंदे के पास देखने लगता है और देखते हुए कहने लगता है उस टकलू से, ये ज्यादा नहीं है ना? चीफ की ऐसी बात सुनने के बाद वो टकलू बंदा गुस्से में रहता है और अपने दांत पीसने लगता है। उतने में दूसरी तरफ चीफ के बंदे को दिखाते हैं, वही टकले को, जो कुछ देख के हैरान होता है और कहने लगता है ओ नहीं। वो देखता है कि चीफ के पीछे से दो बंदे भागते हुए चीफ की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी उनके हाथों में नाइफ होता है दोनों के भी। वो दोनों बंदे चीफ के तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं बड़े तेजी से। ये देखकर वो टकलू बंदा जोर से चिल्लाने लगता है कि बॉस पीछे देखो बॉस। जैसे वो टकलू चिल्लाते हुए कहने लगता है, उतने में ही चीफ भी अपना पीछे की तरफ देखने लगता है। उतने में ही चीफ के सामने अपना इंजन आ जाता है बड़ी तेजी से और वो चीफ के सामने ही खड़ा रहता है। ये देखकर चीफ भी हैरान होता है, अपना इंजन चीफ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उन दोनों बंदों से। अब इंजन भी फाइटिंग करने के लिए तैयार है। उन दोनों बंदे की तरफ दिखाते हैं, वो भी आगे के ओर बढ़ रहे होते हैं इजिन को मारने के लिए। ये जो मांस वाला बंदा है वो इजिन के ऊपर स्टैब का अटैक करता है, लेकिन अपना इजिन बड़े तेजी से उसके करीब आता है और उसके नाइफ वाले हाथ को झटक देता है और अपना जो नाइफ रहता है वो एक स्लैश मार देता है ऊपर से नीचे उसके हाथों के तरफ। जैसे इजिन उसके हाथों के ऊपर स्लैश मारता है वैसे उधर कट पड़ जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बंदा भी हैरान होता है। उतने देर में इजिन ने और भी एक अटैक कर दिया होता है उसके चेस्ट के ऊपर, वहाँ पे घाव बन जाता है और उधर से खून निकलने लगता है। वो बंदा अपना हाथ उस घाव पे रख देता है और काफी हैरान होता है और ग्राउंड पर गिरने लगता है। उतने में ही वो चश्मिश वाला बंदा आता है और इजिन के ऊपर अपने नाइफ से एक स्ट्राइक मारता है। दूसरे साइड से भी अपना इजिन एक स्ट्राइक मार देता है अपने नाइफ से। दोनों के भी नाइफ एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके वजह से वो चश्मिश वाले बंदे को गुस्सा आता है और वो दांत पीसता है और अपना नाइफ निकालता है और सामने की तरफ करता है। इजिन के ऊपर एक स्लैश मारता है, अपना इजिन उसके स्लैश को भी रोक देता है अपने नाइफ से। इजिन को नाइफ
नाइफ चलाने बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि नंबर 4 ने उसे सिखाया था, टैटू वाला बंदे ने। ये देखकर वो चश्मिश वाला बंदा हैरान होता है, क्योंकि इजिन ने उसके सभी अटैक को काउंटर कर लिया होता है। ये देखकर वो मन में कहता है ये तो नाइफ से बाउंस हो गया। फिर हमें इजिन को दिखाते हैं जो उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है बड़ी तेजी से। वो चश्मिश वाला बंदा फिर से अपने इजिन के ऊपर एक स्लैश अटैक मारता है। इजिन भी अपना नाइफ उसके नाइफ से टकरा देता है। तभी पता नहीं दूसरे सीन में क्या होता है, अपने को कांच का सीन दिखाते हैं जो ग्राउंड पर गिर चुका होता है। फिर हमें पता चलता है कि इजिन ने उसके चेहरे पे ही एक पंच मार दिया होता है जोर से। इजिन का पंच उसके चेहरे पे लगता है, जिसके वजह से उसका चेहरे से भी खून निकलने लगता है और उस चश्मे की भी वाट लग चुकी होती है, क्योंकि चश्मा टूट गया है। लेकिन अपना इजिन वही नहीं रुकता, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए नीचे ग्राउंड पर पटक देता है। वो जोर से ग्राउंड पर गिरता है, जिसके वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है। तभी इजिन उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसको हाथ को मोड़ देता है। जैसे इजिन इतना ब्रूटल उसके हाथ को तोड़ देता है, जिसके वजह से उसके मुंह से भी चीखें निकलने लगती है। पीछे से चीप के लोगों को दिखाते हैं, जो ये देखकर वो भी परेशान होते हैं और इजिन को ही देखने लगते हैं। चीप के लोगों को छोड़ो, चीप भी ये देख के हैरान होता है और इजिन के तरफ देखने लगता है। चश्मिश वाले बंदे को डाउन करने के बाद इजिन अपना चीप की तरफ आता है। ये देखकर चीप काफी हैरान होता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या नहीं, इसलिए वो थैंक यू बोल देता है। थैंक यू बोलता है इजिन को। चीप की ये बात सुन के इजिन चीप से कहने लगता है कि नो प्रॉब्लम, अरे मर्दे कोनो दिक्कत नहीं। चीप के लोगों के पास दिखाते हैं, जो इजिन की फाइटिंग देखने के बाद काफी हैरान हो चुके होते हैं। उनके चेहरे से तो पसीने निकलते हैं। वो सारे के सारे मन में कहने लगते हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लोग हमेशा हमें उस बच्चे के बारे में क्यों चेतावनी देते थे। उसे फाइटिंग करते हुए देखकर ऐसा लगता है वो एक टोटली मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ इजिन को कुछ साउंड आती है, तो इजिन तुरंत पीछे की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देखता है। तब पता चलता है कि चीप के कंधों के ऊपर एक गोली लगती है और जिधर गोली लगती है उधर से खून निकलने लगता है। चीप ये देख के हैरान होता है। चीप अपना काफी हैरान होता है, वो वहीं पे स्टक हो जाता है, मतलब अपने जगह से हिलता भी नहीं। चीप के लोगों के पास दिखाते हैं, जो ये देखने के बाद वो भी हैरान होते हैं और उसका बॉस का नाम लेते हैं। बॉस नहीं। फिर हमें दिखाते हैं जिसने गोली चलाई होती है ये टकलू बंदा रहता है। इस टकलू ने चीप के ऊपर गोली चलाई होती है। उस टकलू बंदे के पास गन देखने के बाद चीप के लोग भी कहने लगते हैं, अरे उसके पास एक तो गन है। उतने में हमें चीप को दिखाते हैं, जो सामने की तरफ देख रहा होता है और अपना दूसरा हाथ उस घाव के ऊपर रख दिया होता है जिधर से खून निकल रहा होता है। चीप को तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद उसके चेहरे से ही दिखता है कि उसको दर्द भी नहीं हो रहा होगा। ये देखकर उस टकलू बॉस को दिखाते हैं, जो सामने की तरफ निशाना लगाता है और कहने लगता है, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम दोनों यूजफुल फाइटर हो। कम से कम इससे पहले किसी ने हमें इस तरह पीछे नहीं धकेला, लेकिन इसका क्या, वन शॉट और सब खत्म। ये कहकर वो चीप के ऊपर निशाना लगाता है। चीप के लोग ये देख के परेशान होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते, बस देखने का काम कर रहे होते हैं। टकलू उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद कहने लगता है, ओ हाँ, तुम्हारी रिएक्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। चीप भी वहीं पे खड़ा था। ये सुनने के बाद वो भी गुस्सा करते हुए सामने की तरफ उस बॉस को टकलू को देखने लगता है। वो जो टकलू बॉस रहता है वो चीप के ऊपर ही निशाना लगाता है और कहने लगता है कि देखा, तुम लोग कभी भी इस तरह की चीज का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचते हो। ये कहकर वो टकलू बॉस स्माइल करता है और कहता है कि कुछ तो अच्छा है। इजिन भी उस टकलू बॉस की बातें सुन रहा होता है और उस टकलू बॉस के पास देख रहा होता है। अपने तीखी नजरों से उसके तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। इसी के साथ ये एपिसोड बॉस को दिखाते हैं, जो चीप के तरफ निशाना पॉइंट करते हुए कहने लगता है, ऑलराइट सब जन पीछे हट जाओ और जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक वहीं पे खड़े रहो। टकलू बॉस की ये बात सुनने के बाद चीप के लोगों को दिखाते हैं, जो ये सुन के वो भी परेशान होते हैं और उधर ही खड़े रहते हैं, उसके पास देखने लगते हैं। उतने में ही टकलू बॉस के भी बंदे लोग को भी दिखाते हैं, जो उठने लगते हैं धीरे धीरे, और जो दूसरे तरफ के लोगों को भी दिखाते हैं, जो मतलब चीप ने जिसको मारा था वो बेहोश था फिलहाल। तो दो बंदे उसके पास आके उसको उठाने लग जाते हैं। फिर हमें चीप की तरफ दिखाते हैं, जो अपना कंधों के ऊपर हाथ रखा हुआ होता है और उस टकलू बॉस को देख रहा होता है। लेकिन उतने में ही चीप को कोई पीछे से आवाज देता है कि तुम साले कमीने। तो इसलिए चीप पीछे की तरफ हैरान होकर देखने लगता है। तो देखता है तो सामने वाला जो बंदा बेहोश था वो उठ चुका होता है और वो अपने दांत पीसता है और गुस्से में कहने लगता है चीप से, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस बंदे की ये बात सुनने के बाद चीप गुस्सा करता है और उसके हाथ में जो बाइट रहता है उससे एक स्ट्राइक करता है। चीप को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके बॉस के हाथ में गन
है। ये देखकर टकलू के जो लोग रहते हैं वो भी काफी हैरान हो जाते हैं उसको अटैक करते हुए देखकर। लेकिन चीफ कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इजिन भी अपना साइड में खड़ा रह के ये देख रहा होता है और पीछे चीफ के लोग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उतने में चीफ की तरफ दिखाते हैं वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से उसके बॉडी में से भी खून ऊपर की तरफ निकलने लगता है। उस बंदे ने तो चीफ को मारने की कसम खाई थी, पर लेकिन अभी वो खुद ही मरने के कगार पर रहे। उस बंदे को इतना धोने के बाद अपना चीफ क्या करता है, बैट फेंक देता है और वहीं पे खड़ा रह के उसके तरफ देखने लगता है और दिखाते हैं ग्राउंड पर खून ही खून रहता है पड़ा हुआ उस बंदे का। लेकिन एक बात बता दूं, दोनों बंदे उस बंदे के साइड में रहते हैं, पर एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि उसे बचा सके। वो बंदे भी चीफ के तरफ गुस्सा करते हुए देखने लगते हैं। वो भी परेशान होते हैं अब क्या होगा। उन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और वो चीफ की तरफ देखने लगते हैं। उतने में ही चीफ अपने पॉकेट में हाथ डालने लगता है और कहने लगता है क्या देख रहा है कमीने। और उसने पॉकेट में से अपना सिगरेट निकाला होता है और वो जलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो टकलू बंदा ये देखने के बाद वो कहने लगता है, एक बार और तूने ऐसा करा तो मैं तुम्हारी खोपड़ी में ही गोली मार दूंगा। ये बात सुन के चीफ अपना कहने लगता है उससे कि तो फिर आगे बढ़ो और मार दो। ये सुन के वो टकलू बंदे को कुछ याद आता है तो वो कहने लगता है कि हाँ तो आप 4 डेसुक हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। उतने में चीफ की तरफ दिखाते हैं उसने लाइटर जला ली होती है और वो सिगरेट जलाने लगता है। तभी वो टकलू वाला बंदा कहने लगता है आगे, तुम भले ही इस दुनिया से रिटायरमेंट हो गए हो लेकिन हर कोई अब भी आपको ही बेस्ट कहता है। वहाँ तक कि वो आदमी कांग जिसे वो बॉस कहता है वो आपसे जुड़ी हुई किसी भी चीज में गड़बड़ी नहीं करना चाहता था। उतने में थोड़ा पास्ट दिखाते हैं जहाँ पर कांग बॉस रहता है। वो परेशान होके कहने लगता है इस टकलू वाले बंदे से कि चा डेसुक नाम का एक बंदा है, यहाँ तक कि तुम अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तो यह सुनिश्चित करे कि तुम उनके द्वारा देखे जाने वाले किसी भी एरिया को न छुए। कांग बॉस परेशान होके आगे कहने लगता है टकलू बंदे से कि इस बात को ध्यान में रखो, यदि तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कभी भी चा डेसुक के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करे। ये सुनकर कहानी आती है प्रेजेंट में। टकलू बॉस आगे कहने लगता है वेल मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे आसपास सावधान क्यों रहना चाहता था। ये सुन के चीफ कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। चीफ आगे कहता है कि तो तुम क्या कहना चाहते हो। चीफ की ये बात सुन के वो टकलू बंदा उसके तरफ पॉइंट आउट करता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है चीफ से, क्या पता मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि मैं पहले तो तुम्हारा सर उड़ा दूं। मैं इतना अपसेट हूँ कि मैं इसे यूं ही जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर चीफ तो अपना सुट्टा मार रहा होता है और उसके तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन चीफ के लोग जो ये बात सुनने के बाद वो भी गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाते हुए टकलू वाला बंदा तो कहने लगता है कि किसने कहा कि तुम साले कमीने ऐसा कर सकते हो। ये कहकर वो अपने आदमियों से कहने लगता है सभी लोग बॉस के सामने खड़े हो जाओ। उतने में इजिन के तरफ दिखाते हैं जो भागते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। इजिन अपना उस टकलू वाले बंदे के बाजू से भी निकल जाता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो टकलू बंदा इजिन की तरफ देखने लगता है और वो भी हैरान होता है। इजिन को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है और टकलू वाले बंदे के पास देखता है, उसके हाथ में नाइफ भी होता है इजिन के पास। उतने में चीफ के तरफ दिखाते हैं जो इजिन को आगे बढ़ते हुए देख के परेशान होता है और हैरान होते हुए कहने लगता है अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर टकलू के पास दिखाते हैं जो इजिन को आगे बढ़ता हुआ देख के उसके ऊपर फायरिंग करता है और कहने लगता है तुम एरोगेंट लिटिल ब्रैट। ये कहकर वो इजिन के ऊपर गोलियां चलाता है। इजिन जो उस गोलियों को डॉच करते हुए आगे की ओर भागने लगता है और गाड़ी का कवर लेने के लिए आगे की ओर दौड़ने लगता है। दूसरे साइड चीफ के तरफ दिखाते हैं इजिन के ऊपर गोलियां चल रही होती है। ये देख के अपना चीफ परेशान होता है और कहने लगता है तुम फाइटिंग में अच्छे हो सकते हो लेकिन तुमको क्या लगता है कि तुम एक गन के सामने खड़े रह सकते हो। ये कहने के बाद चीफ इजिन की तरफ भागते हुए जाने लगता है। ये देखकर चीफ के जो लोग रहते हैं वो चीफ को जाता हुआ देख के उसका नाम पुकारने लगते हैं बॉस नहीं। उतने में दूसरी तरफ दिखाते हैं जो टकलू बॉस इजिन के तरफ गोलियां चला रहा होता है कंटिन्यूसली। तो इजिन भागते हुए गाड़ी के पीछे जाने लगता है उन गोलियों से बचने के लिए। इजिन गाड़ी के कवर में आ जाता है। ये देखने के बाद ओ टकलू वाला बंदा गोलियां चलाना रोक देता है और कहने लगता है ये छोटा बास्टर्ड डैम इट। उतने में हमें इजिन को दिखाते हैं जो गाड़ी के पीछे आ चुका होता है और कवर ले चुका होता है, इसलिए और टकलू बॉस भी भागते हुए उस गाड़ी के पीछे आने लगता है और उस गाड़ी के पीछे आने के बाद सामने की तरफ निशाना लगाता है। तो अपना इजिन उधर होता ही नहीं, लेकिन इजिन गाड़ी के दूसरे साइड से निकलता है और छलांग लगाता है और गाड़ी के बोनट के ऊपर से स्लाइड करता है और टकलू वाले बॉस को देखने
दिखने लगता है। जैसे ही गाड़ी से वो लैंड होता है नीचे और उतने में ईजिन अपना नाइफ उसके तरफ फेंक के मारता है। नाइफ सीधा उड़ते हुए सामने की तरफ जाने लगता है और उस टकलू वाले बंदे के शोल्डर पे लग जाता है, जिस ईजिन का नाइफ सीधा उस टकलू वाले बंदे के हाथ में घुस जाता है। नाइफ जैसा धंसता है और टकलू चिल्लाने लगता है। टकलू को नाइफ घुसने के बाद इतना दर्द होने लगता है, वो अपने दांत पीसने लगता है। टकलू डिस्ट्रैक्ट होने के बाद ईजिन दौड़ते हुए उसे स्पीर मार देता है। ये देखकर टकलू को तो कुछ समझ में नहीं आता, उसकी गोलियां हवा में चल रही होती है। ईजिन ने जो स्पीर अटैक मारा था टकलू को लेके ग्राउंड पर गिर जाता है ईजिन। टकलू बॉस ग्राउंड पर गिरने के बाद ईजिन अपना उसके हाथों के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके वजह से उसके हाथ हिल ना पाए और वो हिले डुले ना। फिर ईजिन उसके बॉडी के ऊपर चढ़ता है और अपनी कोहनी उसके गले पे रख देता है। ये देखकर वो टकलू बॉस अपने दांत पीसता है और अपनी गन सामने की तरफ ईजिन की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहने लगता है ईजिन से, तू साले लिटिल बास्टर्ड। ये कहकर वो ईजिन के ऊपर गोली चला देता है। गोली चलने से पहले ही ईजिन अपना हाथ लेता है और उसके हाथ पे दे मारता है, जिसके वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है थोड़ा सा। फिर गोली चल जाती है और दिखाते गोली सीधा ईजिन के कमर के साइड में से निकल जाती है। उतने में ईजिन टकलू वाले बंदे के अंदर जो नाइफ घुसा था उसको निकाल लेता है। जैसे ईजिन अपना नाइफ निकालता है, उस टकलू वाले बंदे के ऊपर और भी स्लैश मारने लगता है ईजिन। ईजिन के जहाँ जहाँ स्लैश पड़ते हैं वहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर कट लगने पड़ते हैं और वहाँ से खून निकलने लगता है। टकलू बॉस ये देख के वो काफी हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। ईजिन की तरफ दिखाते हैं जो फिर से अटैक करने ही वाला होता है। ईजिन और भी स्लैश मारने लगता है, उसके पैरों के ऊपर एक स्लैश मारता है, उसमें से खून निकलने लगता है। फिर ईजिन दूसरे पैर पे भी एक स्लैश मारता है, जिसके वजह से वहाँ भी कट पड़ता है और खून निकलने लगता है और खून उड़ने लगता है, जिसके वजह से टकलू बॉस बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतना दर्द होने लगता है उसको कि वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वहाँ पे बस उसकी ही चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। टकलू बॉस इतना दर्द में होता है, लेकिन वो ईजिन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है, तू साले कुत्ते कमीने, तू मरेगा मेरे हाथों से। ये कहकर वो ईजिन की तरफ देखने लगता है और देख के कुछ हैरान होता है। हमें ईजिन की तरफ दिखाते हैं जो मानो बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। ईजिन के सारे कपड़े पे खून लगा हुआ होता है, जिसके वजह से वो और भी खतरनाक लग रहा होता है। ईजिन टकलू के पास घूर के देखने लगता है। ईजिन को घूरता हुआ देख के टकलू बॉस भी हैरान होके उसके तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है, उसकी ये आंखें वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि वो इस तरह के फाइटिंग का वो आदी हो चुका है, वो भी मुझसे भी ज्यादा। ये कहकर वो ईजिन के तरफ देखने लगता है। ईजिन भी उसके तरफ घूर के देख रहा होता है। ईजिन के चेहरे पे खून लगा हुआ होता है और उसके मास्क पे भी और उसके कपड़ों के भी ऊपर। उतने देर में ईजिन अपना वहां से उठने लगता है उसके बॉडी के ऊपर से। उतने देर में चीप भी ईजिन के सामने खड़ा हो जाता है और चीप उसे उठता हुआ देख रहे होते हैं। ईजिन अपना उठते हुए बहुत खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि एक हाथ में उसके नाइफ रहता है और तो उसके बॉडी के और चेहरे के ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है। ईजिन अपना इविल बंदे के जैसा दिख रहा होता है। चीप जो ईजिन को देख रहा होता है वो भी काफी हैरान होता है ईजिन को देखने के बाद। चीप के लोग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो भी हैरान परेशान होते हैं कि अब क्या होने वाला है आगे। उतने में ईजिन के तरफ दिखाते हैं जो ईजिन चीप के तरफ घूरते हुए देखने लगता है। ऐसा लगता है कि ईजिन ने अपना आपा खो चुका होता है। ईजिन अपना चीप के तरफ घूर के देख रहा होता है, इसलिए चीप भी ये देख के हैरान होता है। एक पल तो उसकी भी फट जाती है। ईजिन को देखने के बाद चीप भी डरने लगता है। दूसरी तरफ चीप के लोग को भी दिखाते हैं, जो वो टकलू वाला बंदा और बाकी के बंदे भी हैरान होते हैं ईजिन को ऐसा देखते हुए। वो बंदे भी कांप रहे होते हैं। फिर हमें ईजिन के तरफ दिखाते हैं जो चीप के तरफ देख के कहने लगता है कि ये खत्म हुआ। ईजिन की ये बात सुनने के बाद चीप भी चौंकते हुए कहने लगता है कि ओ ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। दूर से चीप के लोग भी ये देख रहे होते हैं और ये देख के वो भी परेशान हो रहे होते हैं। सबके चेहरे पे पसीना निकल चुका होता है। ईजिन को देखने के बाद इनकी फट चुकी होती है। उतने देर में वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आता है और वो आते हुए कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी। ये आवाज सुन के चीप के सभी लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे न्यू कैरेक्टर एक लड़की रहती है और उसके पीछे 3 बंदे रहते हैं बॉडीगार्ड उसके शायद से। वो लड़की आगे की तरफ बढ़ रही होती है। उसे आगे बढ़ता हुआ देख के चीप के सभी लोग फाइटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबके हाथों में डंडे रहते हैं। उतने में हमारा ईजिन भी वहाँ पे खड़ा रहता है और उसके तरफ देखने लगता है। नीचे पड़ा टकलू भी अपनी मुंडी घुमाता है और उसे देखने लगता है। वो भी हैरान होता है। उस लड़की को देखने के बाद टकलू बॉस इतना हैरान होता है कि उसका नाम ले लेता है। कुरोहा, तुम पहले से यहाँ पे हो। उसका नाम सुनने के बाद टकलू बॉस के जो बंदे रहते हैं वो भी सामने की तरफ देख के हैरान होते हैं। चीप भी अपना उस लड़की को देख रहा होता है, उसका नाम लेता है कि कुरोहा। टकलू बॉस को दिखाते हैं जो अपना टकला टेढ़ा करते हुए उसे के पास देखने लगता है और परेशान होता है और मन में सोचने लगता है और कहता है, सभी लोगों में से यह उसे ही होना क्यों चाहिए था। ये कहकर उस लड़की के पास देखने लगता है। टकलू के नजरों में से वो हमें ऐसी दिख रही होती है मानो एक डेविल जैसे दिख रही होती है उसे देखकर टकलू कहता है कि कुरोहा एक फिक्सर है जो शैडो सोसाइटी के तहत काम करती
करती है। जब हम जापान में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जो हमारे रास्ते में खड़ा हो सके, यानी जब तक वो नहीं आई। मतलब ये कुरुआ की बात कर रहा होता है कि वो अकेले बंदी आती है उन लोगों के बीच में। उतने में कुरुआ उन लोगों के तरफ देखती है और कहने लगती है कि मैं कुरुआ हूँ शैडो सोसाइटी से, मैं यहाँ पे तुम सभी को मिटाने आई हूँ। ये मोटू अपनी फ्लैशबैक बता रहा होता है। उतने में वहाँ पे जितने भी बंदे दारू बीरू पी रहे होते हैं, ये बात सुनने के बाद वो हंसने लगते हैं कुरुआ की। एक बंदे के पास तो गन भी रहती है। उतने में ही कुरुआ के हाथ में दिखाते हैं एक नाइफ रहता है छोटा सा। कुरुआ अपने हाथ में नाइफ टाइट से पकड़ती है और सामने की तरफ एक स्लैश अटैक मारती है। वो अटैक सीधा दो बंदे के ऊपर लगता है जिसके हाथ में एक नाइफ रहता है, तो सीधा उस बंदे के गर्दन पे ही लगता है और वहाँ पे कट लगने के बाद उसके गर्दन से खून निकलने लगता है। और भी एक बंदे कुछ समझ पाते हैं। उतने में ही कुरुआ क्या करती है, बड़े तेजी से सबके ऊपर एक स्लैश अटैक मारने लगती है तेजी से, और ज्यादा करके बंदे उसके अटैक से घायल होने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो कुरुआ के ऊपर निशाना पॉइंट करता है अपने गन से, लेकिन कुरुआ इतनी फास्ट मूवमेंट कर रही होती है इसलिए उसको भी निशाना लगाने में दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो गोली नहीं चला पा रहा होता है। कुरुआ अपने स्पीड का फायदा उठा रही होती है और वो और भी लोगों के ऊपर स्लैश मारती है। जहाँ पे वो कट मारती है वहाँ से खून निकलने लगता है। साइड में खड़े हुए लोग भी ये देख के हैरान होते हैं। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये इतना फास्ट कैसे मूव कर सकती है और सबको मार कैसे सकती है। ये सोचकर ओ टकलू कहता है उस समय उसके हाथ में नाइफ के अलावा और कुछ भी नहीं था। उतने में टकला बॉस प्रेजेंट में आता है, उसे देख के परेशान होता है और कहने लगता है जिन्होंने हमें जापान भेजा था उस दिन उसने सबको खत्म कर दिया। ये मन में कह के वो उसके पास देखने लगता है। तभी कुरुआ को दिखाते है जो आगे की ओर बढ़ रही होती है अपने चीफ के तरफ। उस लड़की को आता हुआ देख के चीफ का बंदा जो चीफ के पास आता है और परेशान होता है और चीफ से कहने लगता है परेशान होकर, बॉस मुझे नहीं लगता कि और एक फाइट हम लोग कर सकते हैं। ये बात सुन के चीफ सामने की तरफ देखता है और उस बंदे से कुछ भी नहीं कहता। दूसरे साइड हमें एजेंट को भी दिखाते हैं जो उस बंदी को आता हुआ देख रहा होता है और वो वैन के पास ही रहता है खड़ा। उतने में कुरुआ आगे की ओर बढ़ने लगती है चीफ के तरफ और आगे बढ़ते हुए कहती है मैं अपना नाम बताती हूँ, मैं कुरुआ हूँ और तो मैं शैडो सोसाइटी से हूँ। आप सर चार डेसुक हो राइट। ये बात सुन के चीफ तो हैरान होता है और कहने लगता है कि सर साला मैं इसका सर कब बन गया। उतने में चीफ खुद को संभाल लेता है और थोड़ा परेशान रहता है और उससे कहने लगता है ओ अच्छा आपने मेरा नाम सही लिया, लेकिन तुम मुझे सर मत बोलो यार, जानो सोना बाबू बोल सकते हो। ये सुन के कुरुआ कहने लगती है बाबू तो मैं सपने में नहीं कह सकती, लेकिन क्या तुम उस आदमी को और उसके सभी लोगों को क्या हमें सौंप सकते हो। ये बात सुन के चीफ उसके तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथ में सौंप दूं। ये बात सुन के कुरुआ कहने लगती है कि हाँ, झांग यूचेन और उसके साथ के लोग लंबे समय से हमारी नजर में है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद टकलू बॉस चिल्लाते हुए गुस्से में कहने लगता है चाडेसुक से, मतलब चीफ से कहता है चाडेसुक तुम सचमुच हमें उसके हवाले करने के बारे में नहीं सोच रहे हो है ना। वो डिटेक्टिव हमारा पीछा कर रहा है, तुम हमें अकेले कैसे छोड़ सकते हो। उस टकलू बॉस की बात सुन के चीफ अपना इरिटेट होता है और गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि शट अप, तुम अपना साला मुंह बंद करो कमीने। उतने में चीफ और गुस्सा करता है और कहने लगता है हे टकलू से, और तुम्हारा नाम झांग यूचैन था, लगता है अब तक तो मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था। ये कहकर वो टकलू बंदे के ऊपर गुस्सा करता है। पीछे से कुरुहा अपनी खांसने लगती है, लेकिन चीफ उसके तरफ नहीं देखता तो इसलिए कुरुहा फिर से खांसती है लेकिन चीफ नहीं देखता, पर कुरुहा के पीछे के बंदे डर रहे होते हैं। उस टकलू को दिखाते हैं जो इनकी बातें सुन रहा होता है। तो कुरुहा कहने लगती है चीफ से कि वो टकला दिख रहा है ना, तो उसका ही नाम झांग चिवान है, सॉरी झांग यूचैन। टकलू ये सुन के गुस्सा कर रहा होता है तो मन में तो कह रहा होगा तो साला तेरा बाप टकला, तेरा पति टकला, तेरा बॉयफ्रेंड टकला, सब टकले टकले साले, सब खानदान टकला होगा तेरा। उतने में कुरुहा चीफ से कहने लगती है यदि तुम उसे और उसके साथीदारों को हमारे हवाले करते हो तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें इस सब का मुआवजा मिले। तुम्हें सिर्फ अच्छा पैसा ही नहीं मिलेगा। यदि तुम जापान में एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हो तो हम उसके लिए रास्ता बना देंगे। कुरुहा की ये बात सुनने के बाद टकलू और भी गुस्सा करने लगता है और चिल्ला के कहता है अरे भाई मैं ऑफर देता हूँ, यदि तुम मुझे इनके हवाले नहीं करते तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। उन लोगों ने जो भी ऑफर दिया है उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा भाई। उतने में कुरुहा उसकी बात काटती है और कहने लगती है चीफ से हम झांग यूचैन की सारी संपत्ति भी उन्हें सौंप देंगे। वो वैसे भी अपने मुंह से सब कुछ उगल ही देगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के टकलू झांग बॉस को दिखाते है जो अपने दांत पीस रहा होता है गुस्से के मारे। अब ये क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता गुस्सा करने के अलावा। फिर कुरुहा चीफ से कहने लगती है कि तुम्हें कैसा लगता है ये सब कुछ। चीफ ये सुन के अपना सिगरेट निकालता है और कहता है
दरअसल थोड़ी सी समस्या है, उसे कोई और पकड़ना चाहता था। उस आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और तो काम करते हुए वो चोटिल हो गया। मैं अचानक आकर उसके काम का क्रेडिट नहीं ले सकता। चीफ की ये बातें सुन के वो खामोश रहती है और चीफ की तरफ देखने लगती है और कुछ भी नहीं कहती। चीफ भी कुरुहा के पास देख रहा होता है, उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, तो ऐसे केस में कोई हेल्प नहीं की जा सकती। कुरुहा इतना सेंटेंस खत्म करती है, उसके पीछे के तीनों बंदे अपना नाइफ निकाल लेते हैं फाइट करने के लिए। ये क्या किलिंग इंटेंट निकाल रहे क्या? वहाँ पे जो चीफ के लोग थे वो भी हैरान होते हैं उनको नाइफ निकालता हुआ देख के और कहने लगते हैं कि डैम इट। चीफ भी उनकी तरफ ही देख रहा होता है कि उन लोगों के बंदे ने नाइफ निकाल लिया होता है और कुरुहा उसके पास देख रही होती है। उतने में कुरुहा की तरफ दिखाते हैं को कुछ देख के वो शॉक होती है, क्या पता नहीं, पर वो साइड के तरफ देखने लगती है। तुरंत उसकी नजर चीफ के साइड में जाती है उस वैन के पास। वहाँ पे कोई खड़ा नहीं रहता, इजिन भी गायब होता है वहाँ से। ये देखकर कुरुहा मन में सोचती है वो वहाँ पे नहीं है। ये कहकर वो और भी वहाँ पे देखने लगती है जहाँ पे गाड़ी के साइड में और बंदे गिरे होते हैं उनके साइड में, जहाँ पर इजिन को ढूंढ रही होती है। वो अपने इजिन को ढूंढ रही होती है चीफ के लोगों के बीच में भी और कहने लगती है कहाँ है वो। उतने में वो इजिन को देखते हुए याद करने लगती है और कहने लगती है मन में वो पूरे समय मेरे नजरों के सामने ही था, वो अचानक कहाँ गया। और परेशान होकर वो सोचती है मैंने अपनी नजर रेखा से किसी को खो दिया है। इसलिए कुरुहा फिर से एक बार अच्छे से देखने के लिए अपनी नजरें वहाँ पे घुमा लेती है। इसलिए वो जहाँ पे इजिन खड़ा था उधर ही देखने लगती है गाड़ी के पीछे। गाड़ी की तरफ अच्छे से देखती है लेकिन इजिन अपना दिखता नहीं उसे। उतने देर में कुरुहा के पीछे जो बंदा रहता है वो कुरुहा से कहने लगता है कि मैडम आपका ऑर्डर क्या है। ये बात सुन के कुरुहा उधर से नजर हटा लेती है और सोचने लगती है। उतने में दूर साइड से पुलिस आ रहे होते हैं, उनका हॉर्न बज रहा होता है, उनकी तरफ ही जा रहे होते हैं। कुरुहा के भी कानों में पुलिस की सायरन की आवाज आती है, इसलिए वो भी पीछे हटने का ऑर्डर देती है। तो चलो चले यहाँ से। कुरुहा की ये बात सुन के पीछे वाला जो बंदा रहता है उनका ही वो हैरान होके कुरुहा के पास देखने लगता है पर कुछ भी नहीं कहता। उतने में कुरुहा की तरफ दिखाते जो स्माइल करते हुए चीफ से कहने लगती है चा डेसुक नीम, मैं चाहती हूँ कि हम फिर से मिले। उसकी ये बात सुन के चीफ उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो कुरुहा पीछे मुड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। चीफ उसे ऐसे ही जाता हुआ देख रहा होता है और चीफ के लोग भी परेशान होकर उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। उतने में हमें फिर वैन को दिखाया जाता है क्योंकि उसके कार के पीछे अपना इजिन होता है जिसके हाथों में बंदूक भी रहती है और नाइफ भी। अपना इजिन सिचुएशन देख के फाइट करता है, इसीलिए वो रेडी हो चुका होता है फाइट करने के लिए। लेकिन सामने वाला एनिमी ऐसे ही जा रहा होता है, इसलिए इजिन अपना कुछ भी नहीं करता। दुश्मन का एक गलत कदम और इजिन उनको तबाह कर देगा। उतने में कुरुहा को दिखाते हैं जो अपने बंदों के साथ जा रही होती है। पीछे वाला बंदा कहने लगता है कुरुहा से अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मैं पुलिस के आने से पहले ही उन्हें बाहर निकाल लूंगा और साथ में झांग को भी लेके आऊंगा। ये सुन के कुरुहा कहने लगती है उस बंदे से कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी खतरे में पड़ेंगे। कुरुहा की ये बात सुन के उसका बंदा कहने लगता है व्हाट, पर हम कैसे खतरे में पड़ेंगे। ये सुन के कुरुहा सीरियस होती है और उस बंदे से कहने लगती है जिस मोमेंट में चा डेसुक ने हमारी ऑफर को ठुकरा दिया, तुम्हें पता है जिस बंदे ने झांग चिवांग को टेक डाउन किया था वो बंदा मेरे नजरों से ओझल हो गया। कुरुहा की ये बात सुन के वो बंदा भी काफी हैरान होता है, कोई ऐसा बंदा जो कुरुहा के भी नजरों से ओझल हो गया। फिर सीन हमें दूसरे साइड का दिखाते हैं जहाँ पर चीप होता है। तो चीप का बंदा जो टकलू होता है वो राहत की साथ छोड़ता है और चीप से कहने लगता है ये पहली बार होगा, मैं पुलिस का सायरन सुनने के बाद बड़ा ही खुश हुआ। ये सुन के चीप भी कहता है हाँ मैं। ये कहकर चीप आगे की तरफ जा रहा होता है। उतने में उसे वो टकलू बॉस दिखता है। तो चीप अपना दांत पीस रहा होता है अजीब सा चेहरा बनाते हुए उस टकलू से कहने लगता है अरे टकलू कमीने, तुम्हें राहत क्यों मिली हो जाने के बाद। चीप की ये बात सुन के टकला अपना टकला ऊपर करते हुए वो भी कहने लगता है मन में कि साला ये भी मुझे टकला कह रहा है। लेकिन टकलू उसके बात का जवाब दे देता है। वो कहने लगता है हंसते हुए कि मैं कुरुहा से बच गया, मैं बेशक राहत की सांस महसूस करता हूँ। टकलू की ऐसी बात सुन के दूसरा टकला भी वो भी हैरान होता है। तो चीप ये देखकर कहने लगता है आखिरकार वो लड़की है कौन। उतने में टकलू की तरफ दिखाते हैं जो घसीट से घसीटते अपने कार के तरफ आता है और टेका ले लेता है और कहने लगता है चीप से कुरुहा एक फिक्सर है, वो एक जापान के फिक्सर ऑर्गेनाइजेशन इगाकाई का हिस्सा है। टकलू की ये बात सुन के पीछे वाला टकलू और उसका दूसरा बंदा भी रहता है, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। उनके टकले के ऊपर क्वेश्चन मार्क पड़ता है, आखिर यह क्या होना चाहिए। चीप की ये बात सुन के टकलू कहने लगता है कि तुम बस इतना जान लो कि तुम लकी हो, अगर यहाँ पे पुलिस नहीं आती यहाँ पे जो भी लोग है वो सब मर जाते। टकलू की ये बात सुन के चीप के सभी लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। अपना चीप भी ये सुन के हैरान होता है और पीछे वाला टकला भी ये सुन के हैरान होता है। उतने में चीप मन में सोचने लगता है नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस के सायरन बजने से पहले से ही उसने बच्चे को देख लिया था। इतना अपना चीप सोच ही रहा होता है। उतने में पीछे से इजिन निकलता
निकलता है बाहर। चीफ का बंदा जो टकलू होता है वो ईजिन को देखने के बाद कांपने लगता है और परेशान होता है। चीफ भी अपना ईजिन की तरफ देखने लगता है। टकलू भी अपना ईजिन को देखने के बाद कांप रहा होता है, उसके भी चेहरे से पसीने निकल रहे होते हैं। उतने में कोई मन में सोचता है, या अपना चीफ सोचता है या टकलू सोचता है पता नहीं, पर कोई तो सोचता है और कहने लगता है मुझे ये यकीन है कि वो लोग ये कीट को देखने के वजह से पीछे हट गए। उतने में ईजिन चीफ से कहने लगता है कि मैं पहले यहाँ से बाहर चले जाता हूँ। ये सुनने के बाद चीफ अपना ईजिन की तरफ देखता है और कहने लगता है कि ओ हाँ राइट, और तुम्हारा थैंक यू। चीफ की ये बात सुन के ईजिन अपना कहने लगता है चीफ से कि कोनो दिक्कत नहीं। साइड में टकलू का तो हाल देखो, जो परेशान हो रहा होता है और ईजिन से डर रहा होता है। अभी कभी भी ईजिन को देखेगा तो डरा ही रहेगा। फिर ईजिन ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। अपना चीफ उसको जाता हुआ देख रहा होता है ईजिन की तरफ, लेकिन चीफ ईजिन को जाता हुआ घूर घूर के देख रहा होता है। टकलू भी ईजिन को जाता हुआ देखता है और चीफ से कहने लगता है क्या वो बंदा तुम्हारे अंडर एक फिक्सर है? टकलू की ये बात सुन के चीफ अपना पीछे देखता है टकलू की तरफ और कहने लगता है कि व्हाट, क्या कहा? उतने में टकलू अपने नजरें चुरा लेता है और थोड़ा परेशान होता है और कहने लगता है अगर वो बंदा नहीं होता तो। बस इतना ही कहता है टकलू, और पता नहीं चीफ को क्या समझ में आता है। वो भी हैरान होता है, राइटर ने साफ साफ नहीं लिखा तो क्या हुआ, मैं बताता हूँ कि ईजिन अगर नहीं होता तो ये सभी लोग मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रामेन्स रखा होता है और खाने की चीजें रखी होती है। तो हमें पता चलता है कि वो लोग कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठे होते हैं और वो खा रहे होते हैं। उतने में चीफ कहने लगता है ईजिन से डिटेक्टिव और मेरा छोटा ब्रदर वो दोनों भी होश में आ गए हैं और ऐसा लगता है कि जान वो टकला उससे जुड़ा मामला अच्छी तरह से निपट गया है। चीफ की ये बात सुन के ईजिन अपना राइस बोल खोल रहा होता है और कहने लगता है ये सुनकर अच्छा लगा। ईजिन अपना जो खा रहा होता है, चीफ अपना उसके तरफ घूर घूर के देखने लगता है और उसे खाता हुआ देखकर मन में सोचने लगता है कि क्या एक फिक्सर? ये चीफ मन में सोच रहा होता है। ईजिन को क्या घंटा मालूम रहता है, वो अपना मस्त में खा रहा होता है। ईजिन अपना मस्त में खा रहा होता है, पर उसे भी नोटिस होता है कि चीफ उसके तरफ ही देख रहा होता है। तो ईजिन चीफ से कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? चीफ भी उस राइस बॉल को खाने लगता है और कहता है ईजिन से तुम सचमुच इससे अच्छे से खा रहे हो, बस इतना ही है। तभी चीफ उस नूडल्स को भी खाने लगता है और कहने लगता है ईजिन से अरे लेकिन तुम्हें पता है क्या, मेरे जो ब्रदर्स है वो कह रहे थे कि वो लड़की कुरवा कितनी सुंदर है। ये सुन के ईजिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त में अपना खाना चबा रहा होता है। चीफ का क्या कहना है कि ये अपने ईजिन की गर्लफ्रेंड बनेगी क्या शायद से? तो क्या ये ईजिन की गर्लफ्रेंड बनेगी? बस ये कमेंट में लिख देना। हमें 06 को दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रहा होता है अपने ईजिन से और कहने लगता है ईजिन से तुमने जो बताया था मैंने उस पर गौर किया और पता चला शैडो सोसाइटी एक्चुअली में प्रॉब्लम को फिक्स करने का मतलब प्रॉब्लम फिक्सर है और ये लंबे समय से एक ग्रुप है। वो लोग केवल टॉप 5 में जो प्रॉब्लम फिक्सर है उनको ही निकनेम देते हैं और तो कुरोहा नाम की जो लड़की है उनमें से ये एक है। उतने में हमें ईजिन को दिखाया जाता है जो 06 की बातें सुन रहा होता है। उतने में 06 आगे बताने लगता है आम लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो इतने स्किल्ड है कि पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन जैसे लोग सिक्योरिटी रूप से उन्हें नौकरी पे रखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नौकरी में असफल होना लगभग पाप के समान माना जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो उनके बारे में कुछ तो गड़बड़ है। और तो जैसा कि तुमने कहा था झांग के लोगों ने अपने बिजनेस के लिए जापान ग्रुप के साथ कुछ गड़बड़ की। मैंने ये गेस्ट किया है कि जिन ग्रुप पर उन्होंने हमला किया है उनमें से किसी ने शैडो सोसाइटी को काम पर रखा होगा। उतने में फिर दूसरे साइड हमें ईजिन को दिखाता है। ये इंफॉर्मेशन पाने के बाद ईजिन 06 से कहता है कि थैंक यू तुम्हारा इस मामले को देखने के लिए। ये सुनने के बाद 06 हंसता है और कहने लगता है ईजिन से इस तरह की किसी बात के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओ हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुमने कहा है कि तुमने उस लड़की का रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, सही कहा ना? मतलब ये है कि इस मिशन को फेल्ड होने का कारण तुम्हें मानती है। 06 की ये बात सुनने के बाद ईजिन थोड़ा सीरियस होता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरुहा को दिखाते हैं जो सोफे पे बैठी होती है और सोच में डूबी होती है। उतने में ही उसके पास खड़ा हुआ बंदा कहने लगता है कुरुहा से क्योंकि मिशन फेल हो गया है आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे। कुरुहा के पास दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद वो कहने लगती है इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, आखिरकार पुलिस पहले से ही करीब आ चुकी थी। ये बात सुन के वो बंदा दांत पीसने लगता है और थोड़ा गुस्सा करते हुए कहने लगता है भले ही ये इम्पॉसिबल था फिर भी हमने इस मिशन के लिए झांग वेचन को लाना चाहिए था। ये लोग उस टकले की बात कर रहे हैं, कौन जानता है कि हायर अप मिस कुरोहा पर कौन सा दबाव डालेंगे। ये बात सुन के कुरोहा नीचे की तरफ देख के कहती है यदि तुमने वहाँ पे कुछ एक्ट किया होता तो मिशन वहाँ पे सफल हो सकता था, लेकिन तुम वहाँ पे सब लॉस्ट कर देते। कुरोहा की ये बात सुन के वो बंदा थोड़ा निराश होता है और आगे एक भी शब्द नहीं कहता। उतने में कुरोहा अपने सीट से उठने लगती है, फिर वहाँ से बाहर के लिए जाने लगती है। उस बंदे को कहती है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर के लिए। ये कहकर कुरोहा वहाँ से बाहर जाती है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, हमें एक होटल और उसके अंदर का बार का सीन दिखाते हैं। उस बार के अंदर कुरोहा भी बैठी
बैठी हुई होती है काउंटर पे। कुरुहा ने भी टकीला शॉट मंगाया होता है पीने के लिए उसको, और वो सोच रही होती है इजिन के बारे में। कुरुहा इजिन को इमेजिन करते हुए कहने लगती है मन में, आखिर वो बंदा कौन हो सकता है। ये बातें कुरुहा सोच ही रही होती है। उतने में ही कुरुहा की बाजू के सीट में कोई आता है और उस सीट को पीछे करने लगता है। जिस बंदे ने चेयर खींची होती है वो कहने लगता है वेटर से 1 विस्की, वो भी देसी तड़का मार के। कुरुहा के पास दिखाते हैं, जो ये सुनने के बाद वो भी हैरान होती है और मन में सोचती है ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुना है। ये कहकर कुरुहा साइड में देखने लगती है तुरंत, और जैसे ही सामने वाले बंदे को देखने के बाद वो भी हैरान होती है। तो हमें भी सामने की तरफ बंदे को दिखाते हैं। ये अपना चीप होता है। चीप और कुरुहा एक ही टाइम पे एक दूसरे को देखते हैं। चीप जो कुरुहा को देख रहा होता है वो भी हैरान होता है और बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगता है। कुरुहा भी चीप की तरफ देख रही होती है, वो भी प्यार भरे नजरों से। कुरुहा बस चीप को देख रही होती है, कुछ भी नहीं कहती। इसलिए चीप जो उसके पास देख रहा होता है, देखकर वो भी परेशान होता है। उसके भी चेहरे से पसीने निकलने लगते हैं उसको देखने के बाद। इसलिए चीप थोड़ा डरते हुए वहाँ से उठने लगता है। चीप कभी ऐसा बंदा ही नहीं था कि उसकी फटेगी किसी से भी। कुरुहा चीप को उठते हुए देखती है तो वो कहती है चीप से, तुम आप कहाँ पे जा रहे हो। कुरुहा की ये बात सुन के चीप के भी शक्ल के ऊपर 12 बजे हुए होते हैं और उसके चेहरे से भी पसीना निकलने लगता है और कहने लगता है, वेल मैं तो आगे कुछ बोल पाता। उतने में ही कुरुहा कहने लगती है चीप से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अपने सीट पे बैठ जाओ। कुरुहा की ये बात सुन के चीप अपना बैठ जाता है और गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, कौन डरता है। जैसे चीप ये कहता है कुरुहा भी उसके तरफ देखने लगती है और अगले ही पल कुरुहा अपना शॉट लेने लगती है, मतलब पीने लगती है। और चीप को भी याद आता है कि मैंने अभी क्या कहा, इसलिए चीप खामोश रहता है और कुछ भी नहीं कहता आगे। उतने ही अगले पल में वहाँ पे म्यूजिक बजने लगता है। ये देखने के बाद चीप भी तो हैरान होता है और परेशान हो जाता है, अब क्या करूँ आगे। उतना चीप अपना सोच ही रहा होता है। उतने में ही बारटेंडर आता है और उसका पैक लेके आता है। चीप अपने पैक को देख ही रहा होता है। बारटेंडर वाला बंदा चीप को पैक देने के बाद वहाँ से जाने लगता है और तो चीप अपना पैक हाथ में पकड़ते हुए कुछ सोचकर परेशान होता है। चीप को नर्वस देखने के बाद कुरुहा कहने लगती है कि तुम तो रिटायर हो गए थे, उस टकलू झांग से फाइट क्यों की। कुरुहा की ये बात सुन के चीप थोड़ा कांपते हुए कहने लगता है, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों के ऊपर अटैक किया था। चीप की ये बात सुन के कुरुहा चीप के तरफ घूर घूर के देखने लगती है। उतने में चीप गुस्सा करते हुए उसके तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, तुम उसे कैसे जानती हो। कुरुहा ये सुनने के बाद चीप की तरफ देखती है और कहती है, क्या आपको नहीं पता हाल ही में आपके इलाके में एक अफवाह फैली है। कुरुहा की ये बात सुन के चीप तो हैरान होता है और कहने लगता है कि क्या। उतने में दूसरे सीन में हमें चीप को लोगों को दिखाते हैं जो हंस रहे होते हैं। उतने में ही कोई कहने लगता है हंसते हुए, बॉस चा को रोमांस में अच्छी समझ है। ये सुन के वो दूसरा इलाके वाला बॉस भी सुनता है और हंसते हुए कहने लगता है, क्या वो जंप कर रहा है क्योंकि उसका लिटिल ब्रदर थोड़ा सा हर्ट हुआ है। ये बातें करते हुए वो सभी लोग हंस रहे होते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में चीप को दिखाते हैं जो कुरुहा के पास देख रहा होता है और उसके दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क चल रहे होते हैं, मतलब क्या पता क्या चल रहा होता है, मुझे भी नहीं पता। कुरुहा जो उसके तरफ देखती है और कहने लगती है, ऐसा लगता है कि तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। कुरुहा की ये बात सुनने के बाद चीप जो परेशान होता है और कुछ भी नहीं कहता, फिर अपने ड्रिंक के पास देखने लगता है परेशान होकर। चीप पक्का बेवड़ा है क्योंकि वो हॉट लड़की को देखने के बदले वो दारू पीने लग रहा है, वो भी मेरे दोस्त बेवड़े की तरह। उतने में कुरुहा अपने पैक को उठाती है और उसको हिलाने लगती है। अरे भाई गलत मत समझना, ग्लास को हिलाती है और ग्लास हिलाते हुए ग्लास की तरफ देखने लगती है और कुछ सोच रही होती है। सोचने के बाद कुरुहा चीप से कहती है, मैं सोचने से खुद को नहीं रोक सकती, वो बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखता है। चीप जो उसके तरफ देखता है और कहने लगता है, ऐसी बात है जैसे कि तुम मुझे जानती हो। चीप की ये बात सुन के कुरुहा चीप की तरफ अपने तीखे नजरों से देखने लगती है, फिर बताने लगती है या कहने लगती है। तभी उतने में हमें चीप का भी फ्लैशबैक दिखाई देता है। एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पर बर्फ गिर रही होती है और वहाँ पे रास्ते में ही साइड में एक ठेले को दिखाते हैं। उस ठेले के ऊपर अपना चीप आया हुआ होता है और सामने वाली दादी माँ को कहने लगता है, दादी माँ उन्होंने कहा है कि आज ठंड बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दी से घर चले जाओ। चीप की बात सुन के सामने वाली दादी कहने लगती है, छोटे बदमाश, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं इसका एक एक टुकड़ा बेच ना दूं। साइड में एक लड़की रहती है, वही कुरुहा रहती है। उतने में चीप जो हाँफ रहा होता है और कहने लगता है, दादी से आपके लिए मैं ये सब कुछ बेच दूंगा, तो जल्दी करो, अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ घर पे चले जाओ। उतने में हमें चीप का चेहरे को दिखाते हैं जो थोड़ा जवान रहता है। चीप दादी से कहने लगता है कि यहाँ पे बर्फ जमा हो जाएगी तो ये फिसलन भरा हो जाएगा और ये और भी डेंजर हो जाएगा। चीप की ये बात सुन के दादी कहने लगती है चीप से कि होने दो। साइड में कुरुहा भी चीप की बातें सुन रही होती है। कुरुहा जो चीप की बात सुन के चीप
पे लट्टू होने लगती है और कुरुहा शर्माते हुए चीफ के तरफ ही देखने लगती है। कुरुहा अपने फ्लैशबैक सोच रही होती है और उतने में ही फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में आते हैं। उतने में ही चीफ कुरुहा के तरफ देखता है और कहने लगता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? चीफ की ये बात सुन के कुरुहा चीफ के तरफ देखने लगती है लेकिन कुछ भी कहती नहीं। लगता है कुरुहा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको याद नहीं कर पा रहा है चीफ, इसलिए कुरुहा शांति से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। चीफ जो परेशान होकर उसे उठता हुआ देख रहा होता है। कुरुहा जो उठने के बाद चीफ की तरफ देखती और चीफ से कहने लगती है कि मुझे होप है कि हम फिर से मिलेंगे। चीफ कुरुहा की बातें सुनता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उतने में कुरुहा वहाँ से जाने लगती है। चीफ उसे जाता हुआ देखता है और कहता है परेशान होके कि क्या हम फिर से मिलेंगे, लेकिन कुरुहा वहाँ से चले जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुरुहा फिर अपने बेस पे आ जाती है। जैसे ही कुरुहा डोर खोलने लगती है और फिर अंदर आने के बाद सामने की तरफ देखती है तो देख के हैरान होती है और सामने की तरफ देखने लगती है। कुरुहा के जो मेंबर्स लोग थे वो मार खा के नीचे गिरे हुए होते हैं। ये देख के कुरुहा वहीं पे खड़ी रहती है। उतने में ही कुरुहा का एक बंदा उठता है और कुरुहा को देखने लगता है और कहने लगता है कि मिस कुरुहा, उस बंदे को भी किसी ने तो मारा हुआ होता है। कुरुहा का बंदा कुछ बोल पाता। उतने में ही दूसरे साइड से सोफे के इधर से एक बंदा बोलने लगता है कि तुम आ गई। कुरुहा जैसे ही उस बंदे की आवाज सुनती है उतने में ही वो तेजी से पीछे की तरफ मुड़ने लगती है और उसे देखने लगती है। सामने की तरफ जो बंदा रहता है वो सोफे से उठते हुए अपने कुरुहा के पास देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। फिर वो कुरुहा के सामने खड़ा हो जाता है। कुरुहा उसको देखने के बाद कहने लगती है, रॉय, मेरा मतलब रोयो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? कुरुहा की ये बात सुन के रोयो अपना चेहरा बना लेता है और कहने लगता है, क्योंकि तुम्हारा मिशन फेल हो गया है इसलिए तो इतना तो स्वाभाविक है। रोयो की ये बात सुन के कुरुहा कहने लगती है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बातें रॉय सुन रहा होता है तो कहने लगता है कि हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन ये लोग भी तुम्हारे साथ में ही थे ना। ये बंदा कुरुहा के लोगों की बात कर रहा होता है। मिशन फेल्ड होने की वजह से इस बंदे ने कुरुहा के लोगों को मारा है। रॉय आगे कहने लगता है कि अरे हाँ, हायर अप्स ने इसे सीरियसली ले लिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मिशन फेल हो गया है, बल्कि वो लोग सोचते हैं कि आपने अपनी पूंछ दबा ली और आप पीछे हट गए। ये कहकर रॉय सीरियस हो जाता है और उसकी तरफ घूर के देखता है और कहने लगता है, क्या तुम शैडो सोसाइटी को बदनाम करने की योजना बना रही हो? ये कहकर रॉय उसके तरफ घूर के देखता है। तभी कुरुहा कहती है, वो टकलू जांग वेचाई और उसके साथियों को पहले से ही पकड़ लिया गया था दूसरों के द्वारा। उन्हें तो पुलिस के द्वारा सौंपा ही जाने वाला था। कुरुहा जैसे ही ये बात खत्म करती है तभी रॉय उसके करीब आता है और गुस्से में कहने लगता है उससे, तुम्हें अभी भी मिशन पूरा कंप्लीट करना चाहिए था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रॉय की ये बात सुन के कुरुहा कुछ सोचती है पर उससे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पे खामोश खड़ी रहती है। उतने में रॉय अपना चेहरा पीछे हटा लेता है और कहने लगता है, जब तुम वापस लौटोगी तो ये जो चीज हुई है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। ये बात सुन के कुरुहा उसके तरफ घूर के देखती है और कहने लगती है, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम बस इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ पे नहीं आओगे। कुरुहा की ये बात सुन के रॉय स्माइल करने लगता है। हंसते हुए किलिंग इंटेंट निकालते हुए कुरुहा से कहने लगता है, मिशन शायद असफल हो गया है, लेकिन हमने अभी भी दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है, जब कोई व्यक्ति शैडो सोसाइटी के रास्ते में आता है तो क्या होता है। इतना रॉय कहता है और वहाँ से जाने लगता है। कुरुहा जो ये बात सुन के खामोश वहीं पे खड़ी रहती है। रॉय जो वहाँ से जा रहा होता है वो हंसते हुए वहाँ से जा रहा होता है। लगता है शायद से ये लोग चीफ से फाइटिंग करेंगे, लेकिन ये लोगों को शैडो सोसाइटी को क्या मालूम कि चीफ के पीछे बंदा कौन है, उनको बैकिंग करने वाला बंदा कौन है। अब हमको दिखाते हैं जहाँ पे कोई कहने लगता है, ठीक है चलो अब अंदर चले जाओ। उतने में हमें दिखाते हैं जो कहने वाला ये अपना चीफ रहता है और ये अपने बंदों से कहने लगता है। चीफ के जो बंदे रहते हैं जो चीफ के सामने झुकते हैं, इसलिए अपना चीफ उनकी तरफ नजरें घुमा लेता है और कहने लगता है, तुमने अच्छा काम किया है और आगे भी काम अपना अच्छे से करना। ये कहकर चीफ वहाँ से जाने लगता है। चीफ जैसे आगे बढ़ता है उतने में टकलू पीछे से आता है और कहने लगता है चीफ से, प्लीज बॉस थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में ही कार लेके आ जाता हूँ। टकलू की ये बात सुन के चीफ कहने लगता है कि मैंने कहा ना इसे बंद कर दो, तुम्हें क्या लगता है मैं एक छोटा बच्चा हूँ? चीफ इतना कहता है और सामने की तरफ देखता है तो टकलू भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और चीफ से कहता है, चलो मुझे इसे तब तक संभालना चाहिए जब तक युंग सेवक को डिस्चार्ज नहीं मिल जाता। ये कहकर वो कार की तरफ जाने लगता है। चीफ ये सुन के अलग ही एक्सप्रेशन बना लेता है। चीफ जो खामोशी से खड़ा रहता है वो फिर कितने देर हुआ उसने सुट्टा नहीं मारा होता है, इसलिए वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और सिगरेट निकालने लगता है। फिर वो सिगरेट को मुंह में रखने के बाद लाइटर से जलाने की कोशिश करता है। उतने में ही सामने की तरफ एक कोने में शैडो रहती है किसी की, जो चीफ की तरफ ही देख रहा होता है। चीफ को भी ये एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो तुरंत उसके तरफ देखने लगता है। जैसे चीफ उसको अच्छे से देखता है तो वो भी हैरान होता है और सामने की तरफ देखने लगता है। उतने में सामने की तरफ दिखाते है जो कोई और कोई नहीं कुरुहा रहती है। कुरुहा उस कोने से निकल के चीफ की तरफ
तरफ आने लगती है। चीप उसको आता हुआ देखते ही कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। चीप की ये बात सुन के कुरुआ आगे आती है और कहने लगती है चीप से, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। ये बात सुन के तो चीप हैरान हो जाता है और उसके तरफ देखने लगता है और मन में तो सोच रहा होता है कि क्या ये प्यार का कन्फेशन करना चाहती है। ये सोचकर चीप उसके तरफ देखता है और कहने लगता है कि किस बारे में। कुरुआ चीप के तरफ सीरियस होकर देखती है और कहने लगती है, रियो नाम का एक फिक्सर जल्दी ही आपके पास आ जाएगा और वो हम में से सब में बेस्ट है। कुरुआ की ये बात सुन के चीप सुट्टा मारते हुए हंसते हुए कुरुआ से कहने लगता है, मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं जो मेरे से नाराज है और मेरा पीछा करते हैं, और एक आ जाएगा तो क्या ही उखाड़ लेगा। चीप अपनी इतनी बात कह ही पाता उतने में ही चीप को दिखाते हैं जो हैरान होता है और कुछ समझ नहीं आता उसको भी। सामने की तरफ कुछ देख के हैरान होता है। कुरुआ को भी दिखाते हैं जो सीरियस मोड में होती है और घूर घूर के देखने लगती है, जिसके वजह से अपनी चीप की सिगरेट भी नीचे की तरफ ग्राउंड पे गिर जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कुरुआ ने अपना छोटा सा नाइफ पल भर में ही चीप के गर्दन पे रख दिया होता है। बात करते समय कुरुआ ने चीप के गर्दन पे नाइफ रखते हुए कहती है चीप से, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना क्यों गिरा रहे हो, मुझे पता है कि तुम स्किलफुल हो और तो मेरा सिर भी तुम्हारे साथ ही कटेगा। कुरुआ की ये बात सुन के चीप जो खामोश रहता है, एक भी शब्द नहीं कहता। फिर कुरुआ आगे कहने लगती है चीप से, सिर्फ एक बंदा होने के कारण तुम अपना गार्ड डाउन मत करना। रियो उस तरह का एक आदमी है जो दर्जनों गार्ड को भेजने के बाद अपने टारगेट को खत्म कर सकता है, वो एक टॉप टायर वॉरियर है। ये कहकर कुरुआ चीप के गर्दन से नाइफ निकाल लेती है और आगे कहने लगती है, इसलिए तुम अपना दिमाग शांत करो पहले तो। चीप जो कुरुआ की ये बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तो शांत रहता है और कुछ भी नहीं कहता, कुरुआ के पास देखने लगता है और फिर कुरुआ कहने लगती है चीप से, एक बंदा पर्याप्त नहीं होगा, अगर तुम कहीं पे जा रहे हो तो ये सुनिश्चित कर देना तुम्हारे साथ कम से कम 10 लोग हो। ये कहकर कुरुआ कुछ सोचती है और फिर कहने लगती है कि नहीं, कम से कम मैं तुम्हें ये सलाह दे सकती हूँ कि तुम कुछ समय के लिए तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। बस इतनी बात कहने के बाद कुरुआ पीछे मुड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। चिप उसे जाता हुआ देखता है और कहता है, अरे लेकिन तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो। चिप की ये बात सुन के कुरुआ उधर ही रुक जाती है और कुछ भी नहीं कहती। इसलिए चिप आगे कहता है, मेरे पीछे जो बंदा आने वाला है वो तुम्हारे साइड में ही है ना। कुरुआ चिप की ये बात सुन के वो भी कुछ सोच में पड़ती है और अपने पास्ट में चली जाती है। काफी बर्फ गिर रही होती है और चिप को दिखाते हैं जो बड़े तेजी से उस ठेले को लेके जा रहा होता है। ये देखकर दादी चिप से कहने लगती है तुम इतने तेजी से चलोगे तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। दादी की ये बात सुन के चिप कहने लगता है जाते हुए, मैं इस चीज को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से वापस जा सकूँ। ये सुनकर दादी कहने लगती है चिप से, भाड़ में चले जाओ तुम, फिर तो चले ही जाओ, तुम इतनी आकड़ क्यों दिखा रहे हो, जैसे मदद कर रहे हो। चिप ये बात सुनता है और कहने लगता है जब भी मैं कभी दादी की मदद करने की कोशिश करता हूँ तभी वो हंगामा खड़ा कर देती है। चिप और दादी की बात सुन के कुरुआ वहीं पे खड़ी रहती है और कहने लगती है दादी से, दादी क्या तुम इस आदमी को जानती हो। ये बात सुन के दादी तो पहले मुंह बनाती है और फिर कहने लगती है वो एक ठग है, मतलब गुंडा या चोर। एक शब्द में कहूँ तो काइंड हार्टेड ठग है, मतलब वो दयालु बदमाश है। मतलब दादी के मुंह से इतनी अच्छी बात सुनने के बाद ऐसा बोल सकते हैं कि कुरुआ चिप पे लट्टू है। दादी आगे कहती है वो वही आदमी है जो कभी कभार मछली के आकार की पेटीज खरीदने आया करता था। कुछ समय बाद वो हर रोज यहाँ पे आने लगा। वो ये देखने के लिए आता था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं और मेरा ख्याल रखने के लिए आता था। और तो उसकी बदौलत यहाँ के लोकल शॉपकीपर है उन्होंने एरिया का भेदभाव करना बंद कर दिया। उसकी बदौलत राउडी जो कस्टमर थे वो भी डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। ये कहते हुए दादी स्माइल करने लगती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कुरुहा कहने लगती है, रीजन बस इतना है कि मेरा मिशन तुम्हारे वजह से फेल हो गया। अगर तुम यहाँ पे मरते हो तो ये मीनिंगलेस हो जाता, इसलिए ये मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देगा। ये बात करके कुरुहा वहाँ से जाने लगती है। चिप अपना उसको जाता हुआ देख रहा होता है। चिप जो वहीं पे शांत खड़ा रहता है और उसे जाता हुआ देख रहा होता है। उतने में ही टकलू वहाँ पे पहुंच जाता है कार के साथ में और चिप से कहने लगता है जल्दी करो और बॉस जल्दी अंदर आ जाओ। टकलू को वहाँ पे देख के चिप थोड़ा परेशान होता है और फिर गाड़ी के पास जाने लगता है अपना। चिप जो गाड़ी के सामने खड़ा रहता है और कहने लगता है उस टकलू वाले बंदे से, गेट आउट, चले जाओ। टकलू बंदा जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ होता है, चिप की ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है चिप से, अरे बॉस मैंने आपको तो कहा था ना मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे। लेकिन चिप उस टकलू की बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि मैंने कहा ना बाहर निकलो। ये कहकर चिप गुस्सा करते हुए उसके पास देखने लगता है और कहता है, और तो मैं जब इसे रोकने के लिए कहूँ तो तुम रुक जाना। चिप को इतना गुस्से में देख के टकलू तो हैरान होता है और वो भी कांपने लगता है और कुछ भी नहीं कहता आगे। चिप जो टकलू को घूरते हुए देख रहा होता है और मन में सोचता है और कहने लगता है, रियो ऐसा बंदा है
है जो दर्जनों गार्ड को भेदकर अपने टारगेट को मार डाल सकता है, और तो वो टॉप टियर का वॉरियर भी है। जैसे ही चिप ये सोचता है उतने में ही टकलू वाला बंदा कार में से नीचे उतरते हुए उसके सामने झुकता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी बॉस, मैंने अपनी बाउंड्री पार कर दी। टकलू की ये बात सुन के चिप उसके कंधे के ऊपर हाथ लगाता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं है, इसलिए इसलिए कोई भी अजीबो गरीब विचार मत लाना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम बाकी है। ये कहने के बाद चिप कार में बैठ जाता है। टकलू वहाँ पे ही खड़ा रहता है, चिप को जाता हुआ देख रहा होता है। चिप जो अपनी कार चालू करता है और वहाँ से जाने लगता है। चिप को जाते हुए टकलू ग्रीटिंग करने लगता है। चिप के लिए ग्रीट करने के बाद टकलू खड़ा रहता है और सामने की तरफ चिप को जाता हुआ देख रहा होता है। वो भी हैरान होता है। उतने में चिप को दिखाते हैं जो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और मिरर में टकलू को ही देख रहा होता है। चिप जो बड़ी तेजी से कार चलाने लगता है और सुट्टा मारते हुए जा रहा होता है। चिप ने उसको अपने साथ में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसके वजह से उसके बंदे लोग घायल ना हो जाए या मर ना जाए, बस उसे बचाने के लिए अपने साथ में नहीं लाया टकलू को। उतने में थोड़ी देर हो चुकी होती है और चिप अपने घर के बिल्डिंग के नीचे आ चुका होता है और बिल्डिंग के पार्किंग में अपने कार को पार्क कर रहा होता है। पार्क करने के बाद चिप अपना बाहर आता है गाड़ी से और फिर कार को लॉक कर देता है। उतने में हमें दूसरे साइड में दिखाते हैं जो एक बंदा अपने चिप की तरफ देख रहा होता है और उसकी शैडो दिख रही होती है। ये कोई और नहीं रियो होता है जो घूर के चिप की तरफ देख रहा होता है। चिप की तरफ देखते हुए सोचने लगता है और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल सही समय, तुम बिल्कुल अकेले ही घूम रहे हो, इसलिए तुमसे डील करने के लिए आसान हो जाएगा। ये कहकर वो चिप की तरफ देख ही रहा होता है। उतने में उसको साइड में कुछ क्लिक होता है और वो तेजी से साइड की तरफ देखने लगता है। तो हमें दिखाते हैं चिप को बचाने के लिए वहाँ पे इजिन आ चुका होता है। इजिन मास्क पहन के वहीं पे खड़ा रहता है उसके पीछे और उसके तरफ घूर के देख रहा होता है। रियो इजिन के पास देख रहा होता है, ये अजीब सा मास्क पहना है पर अच्छा दिख रहा होता है इस पे। रियो जो इजिन की तरफ देख रहा होता है वो कहने लगता है, इसलिए वो इतना भी मूर्ख नहीं है कि वो अकेला ही घूमता रहे, ऐसा लगता है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। इजिन अपना ये सुन रहा होता है सभी बातें, लेकिन इजिन खामोश खड़ा रहता है और उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है सीरियस भरे नजरों से। उतने में रियो को दिखाते हैं जो इजिन की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है उसे मारने के लिए और जाते हुए कहने लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं होगा। ये कहकर रियो इजिन के करीब चला जाता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन इजिन उसे डॉच कर लेता है, पीछे हट जाता है और बदले में इजिन एक काउंटर अटैक करता है, उसे एक पंच मारता है पेट के ऊपर। जैसे ही इजिन का पंच करीब आता है रियो उसको देखता है और अपना हाथ को गार्ड करने के लिए आगे की ओर कर देता है, जिसके वजह से इजिन का पंच उसके हाथों के ऊपर लगता है। जैसे पंच ब्लॉक होता है रियो इजिन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। इजिन को भी दिखाते हैं रियो की तरफ घूर के देख रहा होता है और एकदम शांत रहता है। फिर इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। फाइट इतनी तेजी से होती है जो अपने को पंच भी दिखाया नहीं जाता, खाली उसके इम्पैक्ट दिखाए जाते हैं। इजिन भी पंच पे पंच मार रहा होता है और रियो भी दूसरे साइड पे पंच मार रहा होता है। दोनों भी तगड़ा फाइट कर रहे होते हैं। उतने में ही रियो को दिखाते हैं जो एक ओपनिंग पाने के बाद इजिन के ऊपर अपनी पैर की कोनी मार देता है, पर इजिन भी कम नहीं रहता, वो अपना हाथ बीच में लाके उसका घुटना ही पकड़ लेता है। बस इजिन भी इसी ओपनिंग का इंतजार कर रहा था। सामने वाले का एक वीक पॉइंट मिल जाता है तो अपना इजिन उसके ऊपर बरस पड़ता है, एक पाम अटैक उसके ठुड्डी पे मार देता है जिसके वजह से वो पीछे जाने लगता है। उतने में ही इजिन बड़ी तेजी से उसके पीछे आ जाता है, इसलिए रियो अपने नजरें पीछे कर लेता है और इजिन को देखने लगता है। फिर अपने हाथों की कोनी इजिन के ऊपर मारने लगता है पीछे के साइड में, लेकिन इजिन नीचे झुकते हुए उसको डॉच कर लेता है और सामने की तरफ आता है, अपना एक जोर का पंच बनाता है और रियो के पेट पे मार देता है। रियो भी ये देख के हैरान होता है और उसके मुंह से खांसी निकलने लगती है। इजिन का एक पंच पड़ने के बाद रियो थोड़ा पीछे हटता है। रियो जो अपना पेट पकड़ के पीछे की तरफ हट रहा होता है और उसे दर्द भी दे रहा होता है। इजिन जो रियो की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और उसकी हरकतें पे ध्यान दे रहा होता है। रियो जो इजिन को देख रहा होता है और अपने पेट पे हाथ रखते हुए इजिन से कहने लगता है गुस्से से, तुम कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो, सही कहा ना। ये कहकर रियो को जब पता चलता है कि वो अब फाइटिंग से जीत नहीं पाएगा तो वो अपने पॉकेट में पीछे के साइड में हाथ डालता है और एक कटाना या नाइफ निकालता है और उस नाइफ को निकालते हुए एकदम खतरनाक दिख रहा होता है, जैसे कि एक साइकोपाथ या एक मॉन्स्टर बोल सकते हैं उसको। ये जो स्वॉर्ड है वो जापानी समुराई यूज करते हैं और इसका नाम है शॉर्ट नाइफ स्वॉर्ड। ये नाइफ की तरह भी और स्वॉर्ड की तरह भी, इसलिए इसको नाम ऐसा दिया है। इजिन ये देख लेता है और उसे नाइफ निकालता हुआ देखता है तो वो भी अपना एक नाइफ निकाल लेता है। इजिन जो नाइफ हाथ में पकड़ने के बाद रेडी होता है और एक स्टैंड लेता है और फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। रियो जो अपना नाइफ निकालने के बाद इजिन को भी देखता है कि उसने भी नाइफ निकाला है तो इजिन से कहने लगता है कि अभी ये दिलचस्प होने वाला है। इजिन
ईजिन ये बात सुन के कुछ भी नहीं कहता, खामोश रहता है और फाइटिंग के लिए रेडी होता है। इसलिए रियो पहले अटैक करने के लिए ईजिन की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये छोटा सा नाइफ शॉट लेके वो आगे की ओर बढ़ने लगता है ईजिन की तरफ। अभी रियो बड़ी तेजी से अपना स्टेप एक आगे लेता है और सामने की तरफ स्लैश मारता है, जिसके वजह से ईजिन ने जो जैकेट पहना था वो कट जाता है। उतने में ईजिन को दिखाते हैं जो जैकेट की ओर देखने लगता है और वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। लेकिन रियो वहाँ नहीं रुकता, अपने स्टेप आगे बढ़ाता है और एक फिर से एक स्लैश मारता है, मतलब नाइफ ऊपर से नीचे घुमा लेता है। ईजिन उस अटैक को डॉच करने के लिए पीछे की तरफ हट जाता है अपना नाइफ पकड़ते हुए। ईजिन सोचता है कि रियो से थोड़ा डिस्टेंस बना ले, इसके लिए ईजिन अपना पीछे की तरफ हट जाता है कुछ कदम। ईजिन जैसा पीछे हटता है वो नाइफ को सामने की तरफ एक डिफेंशन मोड में आ जाता है और सामने की तरफ रियो के पास घूर के देखने लगता है। रियो जो ईजिन को पीछे हटता हुआ देखता है तो वो हंसता है और अपना नाइफ दिखाते हुए कहने लगता है ईजिन से, तुम जो अपने फिस्ट में माहिर हो, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में एक नाइफ है तो मुझे अब लगता है कि मेरा पड़ला भारी है। ये कहकर वो हंसते हुए ईजिन की तरफ देखने लगता है जो बड़ी तेजी से रियो की तरफ जाने लगता है अपना नाइफ लेके। रियो जो उधर खड़ा रहता है और ईजिन को आता हुआ देखने के बाद अपना नाइफ सामने की तरफ करता है और कहने लगता है ईजिन से, गुड, बिना किसी डर के तुम आगे बढ़ रहे हो इसके लिए। इतना कहने के बाद रियो एक स्लैश मारता है। रियो का जो स्लैश रहता है वो ऊपर से नीचे ईजिन को मारने के लिए होता है, पर लेकिन ईजिन साइड में हटके वो डॉच कर लेता है उसको। उतने में ईजिन को साइड हटता हुआ देख के रियो देख लेता है और एक स्लैश मार देता है ईजिन के ऊपर, लेकिन ईजिन अपना उसको भी डॉच कर लेता है पीछे हटकर। रियो जो अपने स्लैश से ईजिन को बचते हुए देखता है तो इसलिए और भी स्लैश मारने लगता है कंटिन्यूसली ईजिन के ऊपर। फिर भी ईजिन उसके सभी स्लैश को डिप्लेक्ट कर लेता है और पीछे पीछे हटने लगता है। ईजिन को ऐसे पीछे हटता हुआ देख के रियो स्माइल करने लगता है और ईजिन की तरफ देख के अपना नाइफ सामने की तरफ करता है और अपने शॉट से स्टेप अटैक मारता है ईजिन के ऊपर, लेकिन ईजिन साइड में हट जाता है, उससे बच जाता है। ऐसे रियो ईजिन को बचता हुआ देखता है, अपने नाइफ को टर्न कर लेता है, घुमा लेता है और फिर और एक स्लैश मार देता है ईजिन के ऊपर। रियो का ऐसा मूव देखने के बाद ईजिन हैरान होता है क्योंकि वो नाइफ सीधा उसके कंधों के हाथों के ऊपर लग चुका होता है और उधर कट हो जाता है। ईजिन जो ये मूव को देखने के बाद काफी हैरान होता है और उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो रियो से दूरी बना लेता है और पीछे हट जाता है। जैसे ईजिन कॉम्बैट पावर में आगे था तो रियो शॉट में आगे है। रियो के शॉट को दिखाते हैं जो ईजिन का खून लगा हुआ होता है उसके ऊपर, ईजिन की तरफ दिखाते हैं जो रियो को घूर के देख रहा होता है और ईजिन का शोल्डर को दिखाते हैं जो खून से भर चुका होता है। रियो जो ईजिन को पीछे हटता हुआ देखता है और शॉट अपना सामने की तरफ करता है ईजिन की तरफ और कहने लगता है, अब क्या हुआ, अब तुम पहले अटैक करने का प्लान नहीं बना रहे हो। तब ईजिन की तरफ दिखाते हैं जो रियो को घूरते हुए देख रहा होता है पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। रियो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईजिन अब भी कुछ बोलेगा तो उसको देख रहा होता है, लेकिन ईजिन कुछ नहीं कहता थोड़ी देर, इसलिए वो गुस्सा करके हंसते हुए कहने लगता है कि अब मेरी बारी। ये कहने के बाद रियो आगे की ओर बढ़ने लगता है बड़े तेजी से अपना शॉट सामने की तरफ करता है और ईजिन को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है। रियो के शॉट को आता हुआ देख के ईजिन थोड़ा अपना पीछे की तरफ हटने लगता है। रियो की रफ्तार फास्ट रहती है, इसलिए रियो की जो शॉट रहती है वो ईजिन के पास आ चुकी होती है उसके चेस्ट के तरफ। ईजिन ये देख के हैरान होता है काफी। ईजिन उस अटैक से बचने के लिए अपना नाइफ बीच में लेके आता है और एक स्लैश मार देता है। ईजिन उस अटैक को बच जाता है जैसे तैसे करके। इतना फास्ट मूवमेंट देखने के बाद ईजिन भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बैटल अभी स्टार्ट हुई है इसलिए रियो अपने शॉट से ईजिन के ऊपर और भी स्लैश अटैक मारता है। ईजिन जो उसके स्लैश अटैक को जैसे तैसे अपने नाइफ से रोक लेता है। उतने में रियो एक स्लैश अटैक सामने की तरफ ईजिन के ऊपर मार देता है। ईजिन जो उस स्लैश को आता हुआ देख के नीचे की तरफ झुक जाता है, उसे डॉच कर लेता है और उस अटैक को डॉच करने के बाद ईजिन बड़ी तेजी से रियो के पीछे की तरफ जाने लगता है। रियो भी ईजिन को देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ता है और कहने लगता है, कहाँ पे भाग रहे हो। ये कहकर वो अपना दोनों हाथों से अपनी शॉट पकड़ लेता है, पीछे साइड ईजिन के ऊपर अटैक करता है अपने शॉट से। शॉट को आता हुआ देख के ईजिन जो बड़ी तेजी से पीछे की तरफ हटता है और उसको देखने के बाद कहने लगता है, मैं उसके डिस्टेंस को कम नहीं कर सकता। दूसरी ओर से जो मेरा अपोनेंट है वो प्रॉपर फुटवर्क और अपने स्किल के साथ अपने वेपन के लिए ऑप्टिमल रेंज को पूरी तरह से बनाए रखा है। ईजिन अपना इतना सोच ही रहा होता है, उतने में ही रियो ईजिन के ऊपर और भी स्लैश मारने लगता है अपने शॉट से। ईजिन जो स्लैश से बचने के लिए अपना नाइफ बीच में लाता है और कभी कभी डॉच कर लेता है, लेकिन रियो अपने शॉट से और भी स्लैश मारने लगता है ईजिन के ऊपर, जिसके वजह से कुछ स्लैशेस वो डॉच नहीं कर पाता, वो सीधा उसके हाथ पे और कंधों पे लगने लगता है, जिसके वजह से ईजिन का खून निकलने लगता है। रियो जो ईजिन के ऊपर स्लैश मारते मारते उसको पीछे की तरफ ढकेले जा रहा होता है, उतने में ही ईजिन जो पीछे जा रहा होता है उतने में ही पीछे के साइड में ईजिन के लगती है गाड़ी। जो ये देखकर वो हैरान होता है, ईजिन का ध्यान भटक जाता है, पीछे की तरफ देखने लगता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। रियो को भी अच्छा खासा मौका मिल चुका होता है, इसलिए अपना एक अटैक बनाता है, अपने शॉट से सामने की तरफ एक स्ट्राइक मारता है। शॉट की स्ट्राइक सीधा गाड़ी पे लग जाती है क्योंकि ईजिन अपना उसको डॉच कर लेता है नीचे झुकते हुए और वहां से भागते हुए
पीछे की तरफ जाने लगता है और ईजिन खड़ा होने के बाद हाँफने लगता है, एक दूरी बना लेता है रियो से। उतने में रियो पीछे मुड़ता है और ईजिन की तरफ देखने लगता है। ईजिन भी रियो की तरफ देख ही रहा होता है। रियो खुद को थोड़ा शाना समझ रहा होता है क्योंकि शॉर्ट मास्टर है, इसलिए उसे ये नहीं पता कि नंबर 4 क्या चीज है। वो एक शॉर्ट मास्टर नहीं, अल्टीमेट शॉर्ट मास्टर है। अगर ईजिन के बजाय नंबर 4 होता तो अभी तक इसको निपटा भी दे चुका होता। उतने में रियो शॉर्ट को अपनी तरफ लाता है और उसे देखने लगता है। शॉर्ट की हालत थोड़ा खराब रहती है, जिसके ऊपर स्क्रैच गिर चुका होता है। ईजिन के नाइफ से रियो के शॉर्ट के ऊपर डैमेज पड़ चुका होता है। उतने में रियो अपने शॉर्ट को स्विंग करता है और ईजिन की तरफ देखता है और कहने लगता है ईजिन से, हे तुम पहले क्या मिलिट्री सोल्जर थे? रियो की बात सुनने के बाद ईजिन अपना वहीं पे खड़ा रहता है और रियो की तरफ घूर के देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। रियो देखता है कि ईजिन घूर रहा है। वो आगे कहने लगता है ईजिन से, तुम्हारी ये जो टेक्निक है ये सोल्जर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नाइफ कॉम्बैट टेक्निक से काफी मिलती जुलती है। ये अलग अलग कंट्री में थोड़ी अलग होती है, लेकिन इनका विशेषता काफी हद तक एक समान होती है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी पहले की कॉम्बैट फाइटिंग भी कुछ ऐसी ही दिखती है। ये कहकर रियो अपनी शॉट को सामने लाता है, अपनी पावर को बूस्ट करते हुए कहने लगता है, तुम्हारे पास सच में एक कॉम्बैट एक्सपीरियंस प्रतीत होता है, लेकिन ये तुम्हारा अनलक है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ और तो तुम उस नाइफ से तो तुम पास भी नहीं पहुंच पाओगे। ईजिन रियो की बात सुनता है और उसके तरफ देखता है। फिर ईजिन अपने यादों में चले जाता है, जहाँ पर नंबर 4 को दिखाते हैं जो नाइफ घुमा रहा होता है अपने हाथों में और साइड में देख रहा होता है। नंबर 4 जो साइड में देखकर कहता है, क्या तुम किसी लॉन्ग वेपन से फाइट कर रहे हो? उतने में वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे खड़ा रहता है अपना ईजिन, जो लिटिल ईजिन रहता है और खामोश खड़ा रहता है। ईजिन को ऐसा सैड देखने के बाद नंबर 4 अपने नाइफ को पकड़ लेता है और ज्ञान की बातें बताने लगता है। अगर तुम्हें पता है कि स्किल लेवल समान है तो फाइट से पूरी तरह से बचना यही अच्छा तरीका है। फाइटिंग में लॉन्ग शॉट का बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर वो इतना ज्यादा लंबा या लॉन्ग ना हो कि इसे घुमाना मुश्किल हो जाएगा तो बात अलग होगी। फिर 04 नाइफ को ऊपर की तरफ फेंकते हुए कहने लगता है ईजिन से, वैसे भी पीपल इस तरह के बैटल नाइफ के बारे में बात करते हैं। छोटे आकार के होने के कारण ये वेपन्स लॉन्ग वेपन्स के तुलना में अपोनेंट को बहुत तेजी से अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक जोक है, एक मजाक। इस तरह के लॉजिक तुम्हें दूसरे के डिस्टेंस के समान रखना होगा, इसलिए इसे इस्तेमाल करने में उतना अधिक समय लगता है और उस छोटे से अंतर को दूर करना एक्चुअली में कठिन है। ये बैटल नाइफ अल्ट्रा क्लोज कॉम्बैट में अच्छा है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ और लेके कहीं भी जा सकता हूँ। ये सुन के अपना लिटिल ईजिन नंबर 4 से कहने लगता है, तो इसलिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? ईजिन की ये बात सुन के नंबर 4 उसके तरफ देखता है, हंसते हुए कहने लगता है, तुम यूज कर सकते हो एक गन। ये कहकर वो हंसने लगता है। तभी उतने में ईजिन ये सुनने के बाद वो नंबर 4 से कहने लगता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ईजिन की ये बात सुन के नंबर 4 फिर से अपना नाइफ घुमाने लगता है और कहता है ईजिन से, उस सिचुएशन में जितने जल्दी हो सके उनकी सीमा में अंदर की ओर घुस जाओ। उतने शॉर्ट मूवमेंट में दुश्मन शायद 2-3 बार ही आप पे अटैक कर पाएगा। ये कहकर नंबर 4 सामने की तरफ अपना नाइफ फेंक देता है, पेड़ में ढस जाता है जाके, और तो आगे कहने लगता है, इसमें से कम एक हमले को तो रोको, केवल उन लोकेशन को ब्लॉक करो जो घातक घाव दे सकते हैं। उसके बाद दुश्मन के लिए वार करना भी और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमला करना भी मुश्किल है। ईजिन अपना उस नाइफ को देख रहा होता है और नंबर 4 की बातें सुन रहा होता है, और तो वो अगर सफल भी हो जाते हैं तो इससे कहीं सीरियस डैमेज नहीं होगा, और तो तुम इसे फिनिश कर दो अल्ट्रा क्लोज कॉम्बैट में। इसका मतलब है तुम नाइफ चलाते हुए अपने फिस्ट का भी उपयोग कर लो। ईजिन अपना नंबर 4 के पास देख रहा होता है पर उसको कुछ भी नहीं कहता। उतने में ही नंबर 4 अपनी नाक बड़ी करके हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो उन सबके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। ये कहकर वो हंसने लगता है। ईजिन अपना ये सुन के वहाँ पे शांत रहता है खड़ा। उतने में कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें रियो को दिखाते हैं, जो हंसते हुए कहने लगता है, ऑल राइट, चलो इसे जल्दी से खत्म कर देते हैं। ईजिन उसकी बातें सुन के खामोश खड़ा रहता है और उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। उतने में रियो को दिखाते हैं, जो अपने तलवार को सामने की तरफ लाता है और अपने रेड ऑरा को निकालने लगता है। ईजिन जो रियो के पास देख रहा होता है वो भी रेडी होता है अटैक करने के लिए। रियो को दिखाते हैं, जो फुटवर्क ट्राई कर रहा होता है और अपनी नाइफ को सामने की तरफ लाता है। ईजिन का ध्यान उसके पैर की तरफ जाता है, इसलिए ईजिन तुरंत भागते हुए उसके तरफ जाने लगता है उसे स्टैप करने के लिए। रियो भी ये देख लेता है ईजिन उसकी तरफ आ रहा है बड़े तेजी से, इसलिए वो भी गुस्से में कहने लगता है और रेडी होता है, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ये कहता है उन दोनों की बैटल फिर से एक बार शुरू हो जाती है। अपने नाइफ आपस में टकरा देते हैं दोनों भी। ईजिन ने अपने नाइफ पे बहुत ताकत लगा दिया होता है, इसलिए रियो जो जिसका नाइफ वो पीछे हटता है ऊपर की तरफ निकलता है। ईजिन रियो के पास जाने लगता है। ये देखकर रियो भी हैरान होता है और नीचे की तरफ ईजिन को घूर घूर के देख रहा होता है। ईजिन को पास आता हुआ देख के रियो एक स्लैश मारता है अटैक। वो स्लैश अटैक ईजिन की तरफ जाता है पर लेकिन ईजिन उससे डॉज कर लेता है, जिसके वजह से वो स्लैश बाजू से निकल जाता है ईजिन के। ईजिन को भी एक ओपनिंग मिलती है, इसलिए नाइफ अटैक ईजिन कर देता है उसके तरफ। ईजिन का नाइफ सीधा रियो के
गर्दन के जाके इधर रुक जाता है, क्योंकि रियो ने अपनी तलवार को सामने लाया था। उसको इतना क्लोजली बचते हुए देख के अपना इजिन भी हैरान होता है। रियो ने अपने शॉट को बीच में लाके इजिन का अटैक को तो रोक दिया होता है जैसे तैसे करके। इजिन को दिखाते हैं जो अपने नाइफ पे जोर दे रहा होता है, जिसके वजह से रियो की तलवार भी टकराती है, इसलिए उधर चिंगारी निकलने लगती है। इजिन को दिखाते हैं जो रियो के पास देख रहा होता है और चिंगारी सीधा उसके आंखों की तरफ आ रही होती है। रियो भी इजिन को गुस्से की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है कि तुम इतना कहके रियो अपनी शॉट को इजिन की तरफ मार देता है। इजिन उस अटैक से बचने के लिए नीचे की तरफ झुक जाता है। ये देखने के बाद रियो भी काफी हैरान होता है और गुस्से से देखने लगता है, लेकिन इजिन अपना नीचे झुकते हुए उसके क्लोज रेंज में आ चुका होता है और अपना एक पंच बनाता है और रियो के पीठ में एक जोर से पंच मारता है अपना। इजिन के पंच को दिखाते हैं जिसकी नस भी दिख रही होती है और जिधर लगती है वहाँ पे गड्ढे की तरफ बन जाता है। रियो को भी दिखाते हैं, ये देख के वो हैरान होता है और जैसे ही इजिन का पंच पड़ता है रियो भी जोर से कराने लगता है, चिल्लाने लगता है। इजिन का पंच काफी पावरफुल था, रियो की तो आंखें फट जाती है। और स्टार्टिंग में हमें इजिन को और रियो को दिखाते हैं जो अपने नाइफ दोनों के टकरा रहे होते हैं और रियो ने अपना चेहरे को नीचे किया होता है क्योंकि इजिन ने अपने उसके पेट पे ही एक पंच मारा होता है। रियो को दिखाते हैं जो इजिन का पंच खाने के बाद उसकी हालत खराब होती है और वो कहने लगता है मन में, उसका पंच इतना जोर से लगा है कि मेरी पसलियां भी टूट गई है। ये सोचकर रियो जो अपने पेट के ऊपर हाथ लगाता है, उतने में इजिन अपना नाइफ को पीछे ले लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है इजिन और रियो के ऊपर एक अटैक करता है। रियो उस अटैक को देख लेता है और अपने एक हाथ से उसे डॉच कर लेता है अपने नाइफ को सामने की तरफ लाके। इजिन बड़े रफ्तार से रियो के ऊपर अटैक करने लगता है। रियो जो इजिन के अटैक को डॉच कर रहा होता है और मन में कहने लगता है, डैम इट, इसके अलावा मैं तो हमारे बीच में थोड़ी सी भी दूरी नहीं बना सकता। ये कहकर रियो इजिन के अटैक को डॉच कर रहा होता है, लेकिन इजिन को दिखाते हैं जो बड़े तेजी से रियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है पूरे रफ्तार से, जिसके वजह से इजिन की शैडो दो दिख रही होती है। रियो भी इजिन को ऐसा लड़ता हुआ देख के वो भी कहने लगता है मन में, इस इंजरी के कारण मैं उसके मूवमेंट को भी देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर उसके जैसा मॉन्स्टर आया कहाँ से। रियो ये कहकर इजिन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन इजिन एक पंच के इम्पैक्ट के वजह से इजिन उसके ऊपर हावी हो रहा होता है। इजिन रियो के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, जिसके वजह से रियो पीछे की तरफ जाने लगता है। रियो जैसे पीछे जाता है वैसे गाड़ी से टकरा जाता है। अभी रियो को इजिन से फाइट करने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। इजिन का नाइफ रियो के नाइफ से टकरा रहा होता है, इसलिए इजिन का एक हैंड खाली रहता है, इसलिए इजिन उसका मौके का फायदा उठा के फिर से एक बार पंच बनाता है तगड़ा और रियो के पेट पे ही मार देता है। रियो को पंच पड़ता है वैसे उसकी चीखें निकलने लगती है। रियो के हड्डी के बोन को दिखाते हैं जो इजिन के पंच पड़ने के बाद वो भी चटक जाती है, ब्रोक हो जाती है। रियो जो काफी गुस्से में रहता है और उसे दर्द हो रहा होता है, वो भी मन में कहने लगता है नहीं, फिर से उसने एक ही जगह पे निशाना लगाया है। ये कहकर रियो जो गुस्से में रहता है वो इजिन को पंच मारते हुए कहने लगता है, तुम साले कमीने। इजिन को पंच लगता उसके पहले ही इजिन ने उसके घुटने पे अपनी लात मार दी होती है, मतलब अपनी किक मार दी होती है उसके घुटने पे। रियो जो दर्द के मारे होता है वो कुछ सामने की तरफ देख के हैरान होता है क्योंकि इजिन ने अटैक कर दिया होता है। उसके हाथों की कोनी सीधा रियो की तरफ जा रही होती है। रियो को रिएक्ट भी करने नहीं मिलता, उतने में इजिन के हाथों की कोनी सीधा उसके चेहरे पे लगती है, जिसके कारण रियो का मास्क जो होता है वो मॉन्स्टर वाला वो भी टूट जाता है। रियो घुटनों के बल ग्राउंड पर बैठ जाता है। रियो जो ग्राउंड पर बैठ चुका होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इजिन अपना रियो के हाथ में जो नाइफ रहता है उसके हाथों को पकड़ लेता है अपना इजिन। दूसरे पल इजिन अपना घुटना सीधा रियो के चेहरे पे दे मारता है। 1 नंबर रैंक होगा अपने गांव में, लेकिन यहाँ का अल्टीमेट रैंकर नंबर 1 ही हो सकता है, मतलब अपना इजिन। उतने में रियो के चेहरे को दिखाते हैं, जिसके वजह से उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। ऐसी बेइज्जती रियो को पसंद नहीं आती, वो गुस्सा करता है, अपने दांत पीसता है, नाइफ को टाइट पकड़ता है और कहता है मन में, नहीं नहीं, मैं इस तरह हार नहीं सकता। ये कहकर रियो इजिन के ऊपर एक स्लैश अटैक मारता है। वो स्लैश सीधा इजिन के कमर पे लगती है, जिसके वजह से इजिन के कमर से भी खून निकलने लगता है, लेकिन इजिन अपना वहीं पे नहीं रुकता, अपने नाइफ को पकड़ता है और अपने डैगर से रियो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, जिसके वजह से रियो के हाथ के ऊपर कट पड़ने लगता है, वहां से खून निकलने लगता है। इसके वजह से रियो को बहुत परेशानी हो रही होती है। रियो कुछ सोच पाता या समझ पाता, उतने में ही इजिन का डैगर सीधा उसके बॉडी में ढस जाता है, मतलब घुस जाता है उसके शरीर में। इजिन ने अपना डैगर सीधा उसके शोल्डर के ऊपर ही घुसा दिया होता है। इजिन जो घूर के रियो की तरफ देख रहा होता है, रियो जो इजिन को देख रहा होता है वो काफी हैरान होता है। इजिन रियो को लेके ग्राउंड पर गिर जाता है। रियो जो ग्राउंड पर गिरता है इजिन उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन अपना इजिन उसके डैगर को नहीं छोड़ता और रियो के बॉडी में ही घुसा देता है। रियो जो काफी दर्द में होता है, इजिन थोड़े उठते हुए अपने डैगर को पकड़ता है और रियो के गर्दन पे हाथ रखता है और उसे घूरने लगता है। रियो जो इजिन को देख रहा होता है वो भी परेशान होता है और दर्द में होता है और कांप रहा होता है। अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, नो वे,
बिल्कुल नहीं, ऐसी जगह पर हारना। ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह को पक्की करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है, इसके बाद क्या मैं सचमुच इसी तरह से मरने वाला हूँ? ये रियो अपने मन में सोच ही रहा होता है। उतने में ईजिन कहने लगता है रियो से, क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो? रियो जो ईजिन को ऐसा कहते हुए सुनता है तो वो भी हैरान होता है और ईजिन की तरफ देखने लगता है। ईजिन के पास देखकर कहने लगता है व्हाट, क्या कहा? इसलिए ईजिन कहने लगता है रियो से, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लड़ना अभी भी जारी रखोगे? रियो जो ईजिन की ऐसी बात सुन के वो भी हैरान होता है और खामोश रहता है, कुछ भी नहीं कहता और ईजिन के तरफ देखने लगता है। ईजिन ने जो हाथ से डैगर पकड़ा हुआ होता है उसको अंदर घुसाते हुए कहने लगता है, अगर तुम ये चाहते हो कि ये सब यहीं पे खत्म हो जाए तो मेरी एक शर्त है। ईजिन की ऐसी बातें सुन के रियो जो कहने लगता है ईजिन से, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो कि क्या तुम ये सच कह रहे हो कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रियो की बात सुन के ईजिन जो सीरियस होता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर से फाइट कर सकते हैं। ईजिन की ऐसी बातें रियो सुन के परेशान होता है और उसके चेहरे पे भी पसीना निकलने लगता है, लेकिन ईजिन से कुछ भी नहीं कहता। वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगता है कि क्या है तुम्हारी कंडीशन? रियो की ये बात सुन के ईजिन कहने लगता है कि कंडीशन मेरी ये है, तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो 4 डेसुक से दूर रहना। ईजिन की ये बात सुन के रियो अपना मुंह बना लेता है और कहने लगता है रेडिकुलस, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? क्या तुम सचमुच मुझ पे इतना भरोसा करते हो? ईजिन को दिखाते जो रियो की बात सुनता है और कहने लगता है कि शैडो सोसाइटी। ईजिन के मुंह से अपने गैंग का नाम सुनने के बाद तो रियो भी काफी हैरान होता है और ईजिन की तरफ देखता है और मन में सोचता है और कहता है, ये बास्टर्ड ये जानता है कि हम लोग कौन हैं। रियो को तो पता भी नहीं कि ईजिन अपनी क्या बला है। ईजिन जो रियो से बात कर रहा होता है वो आगे कहता है, मैंने ये सुना है कि वहाँ पे कोई भी मिशन फेल हो जाता है वो पाप है तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्किल को देखते हुए तुम निश्चित रूप से वहाँ पे एक ऐसे फिक्सर होंगे जिन्होंने वहाँ पे नाम कमाया हो। तुम्हारे पोजीशन में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि ये बात सबको पता चले कि तुम मुझसे हार गए हो। रियो जो हैरान होके ईजिन की तरफ देखता है और उसकी बातें सुन के तो काफी हैरान होता है। हैरान होके देखता है पर ईजिन से थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कहता। ईजिन जो अपने नाइफ के ऊपर जोर दे रहा होता है, इसके वजह से रियो को दर्द हो रहा होता है, इसलिए रियो कहने लगता है कि इससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? रियो की ऐसी बात सुन के अपना ईजिन सीरियस होता है और रियो से कहने लगता है, अभी तो मैंने फिलहाल तुमको ठिकाने लगा दिया है, लेकिन तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी न किसी को तो भेज देगी। रियो जो ईजिन की ऐसी बातें सुन के वो परेशान होता है और हैरान भी होता है, काफी हैरान भरी नजरों से ईजिन की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर छोटे नाइफ कोई रख रहा होता है, जिसका नाइफ है ये कुरुहा रहती है, जो नाइफ रखते हुए कुछ सोच रही होती है। कुरुहा काफी सैड रहती है और कहने लगती है मन में, रियो तुम अपना मुंह कब चलने वाले हो? इतना कुरुहा सोचती है उतने में उसके फोन पे रिंग बजने लगती है। रिंग का आवाज सुनने के बाद कुरुहा अपने बॉल में हाथ डालती है, अपने कोट में हाथ डालती है और फोन को निकाल लेती है और फोन को उठा के अपने कान पे लगाती है। उतने में ही सामने वाला बंदा कहने लगता है, कुरुहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। जैसे कुरुहा ये आवाज सुनती है वो कहती है रियो। कुरुहा को दिखाते थोड़ा चौंकती हुए और कहने लगती है कि मेरे लिए एक प्रपोजल, तुम्हारा क्या मतलब है? रियो जो दूसरी साइड फोन पे था वो कहने लगता है, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा कि 4 डेसुक की वजह से तुमने अपने मिशन में असफल रहे। तुम्हारे खबर देने से पहले मैं ही खबर दे दूंगा कि टारगेट को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया है। इस बात पे तुम्हारा क्या कहना है? कुरुहा जो रियो की ऐसी बातें सुन के वो भी थोड़ा हैरान होती है और कहने लगती है कि रियो से, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? तुम अचानक से ऐसा क्यों करोगे? उतने में रियो सामने से जवाब देता है कि मैं कोऑपरेशन करूंगा। शायद तुम्हें शैडो सोसाइटी में कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए होगी, लेकिन मेरा इरादा टॉप पर पहुंचने का है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मैंने ये सोचा है कि तुम्हें अपना फ्रेंड बना लूं। तुम्हें अपना दुश्मन बनाने से बेहतर होगा ये, खासकर मुझे उस आदमी से आगे निकलना है तो मुझे तुमसे एक संबंध स्थापित करने की जरूरत है। कुरुहा जो रियो की ऐसी बात सुन के थोड़ा देर तो शांत रहती है और कहने लगती है कि मैं समझ गई। फोन के दूसरे साइड में अपना जो रियो होता है ये सुनने के बाद वो फोन कट कर देता है और फोन के पास देखता है और फिर मन में कहने लगता है कि अब कुरुहा को अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बंदा है कौन, आखिर वो आदमी था क्या? रियो जो ईजिन के बारे में सोचकर गुस्सा करने लगता है, अपने दांत पीसने लगता है और गुस्सा करते हुए पास में रखी वाइन की बोतल को उठा लेता है और कहने लगता है कि डैम इट, ये कहकर वो सामने के दीवार पे उस बोतल को फेंक देता है जोर से। रियो की तशरीफ में इतनी चर्बी है कि पूछो मत। ईजिन ने इतना कूट दिया है कि पूरे बॉडी पे पट्टियां लगी है, तभी भी वो बंदा लगता है कि सुधरेगा नहीं। अब ईजिन ने इतना पीट दिया तो भाई 2 महीने के लिए तो चुप ही रहेगा। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें चीफ के बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर चीफ रहता है। फिर क्या चीफ को भी दिखा देते हैं जो अपने
अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। चीफ को कुरोहा की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पे कुरोहा कहती है रियो नाम का एक फिक्सर है जो तुम्हारे पास में ही आ रहा है, और तो ऐसा है कि हम में से जो भी है वो उनमें से बेस्ट है। चीफ को दिखाते हैं जो कुरोहा की ऐसी बात सोच के अपनी थोड़ी राहत के साथ छोड़ता है और कहता है ये सुन के मुझे बेवजह चिंता होने लगी। चीफ जो थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ले ही पा रहा होता है, उतने में ही चीफ के घर के डोर बेल बजने लगती है, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। बेल की आवाज सुन के तो चीफ भी वहाँ पे देखता है और थोड़ा चौंकता है, लेकिन चीफ निडर रहता है। वो अपने डोर को खोलने के लिए डोर के पास जाने लगता है। जैसे चीफ डोर के पास जाता है, डोर खोलता है और सामने की तरफ देखता है, और सामने की तरफ देख के काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे आ चुका है अपना ईजिन। ईजिन जो डोर के पास खड़ा रहता है वो चीफ को देख रहा होता है और उसके हाथ में रहता है एक थैली, और थैली में तो खाना पीना ही रहता है। ईजिन का मनपसंद फूड रहता है उसमें। चीफ को दिखाते हैं जो ईजिन को देखने के बाद वो काफी परेशान होता है और थोड़ा परेशान होकर ईजिन से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। ईजिन जो ये सुन के कहने लगता है चीफ से, क्या तुमने ये नहीं कहा था तुम आज कन्वीनियंस स्टोर पे जाना नहीं चाहते। चीफ को दिखाते हैं जो ईजिन के बात सुन के काफी हैरान होता है और क्या कहूँ या क्या नहीं कुछ भी कह नहीं पाता ईजिन से। और अगला सीन हमें खाने पीने का सामान को ही दिखाते हैं। उतने में हमें चीफ और ईजिन को दिखाते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके होते हैं, और चीफ जो ईजिन को सामने बैठा हुआ देखता है तो काफी गुस्सा होने लगता है। चीफ को दिखाते हैं जो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गुस्से में कहने लगता है ईजिन से, डोंट कम, यहाँ पे फिर से मत आओ, मुझे फिर से तुम ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें पता है उस दिन जो महिला आई थी जब तुमने मेरी मदद की थी, वो एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे मारने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में से एक बंदे को भेजा है। चीफ इतना कुछ कह रहा होता है, लेकिन ईजिन का कुछ भलता ही चालू होता है जो अपना पैक को खोल रहा होता है और फिर मुंह में डालते हुए खाने लग। चीफ जो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, आगे कहने लगता है इसलिए मुझे तुम ढूंढने मत आना, नहीं तो तुम भी इसमें फंस जाओगे। लेकिन ईजिन खाने पीने में मस्त रहता है, चीफ की बातें सुनता नहीं, इसलिए चीफ गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है ईजिन से, अरे यार क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो। चीफ की ये बात सुन के ईजिन खाते हुए कहने लगता है कि हाँ यार मैंने सुन लिया। चीफ जो ईजिन के पास देखता है और कहता है ईजिन से, लेकिन तुम इसे हल्के में क्यों ले रहे हो, मैं ये तुमको बता रहा हूँ कि ये कितना गंभीर मामला है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से खतरनाक लोग पड़े हैं। लेकिन चीफ जब सामने की तरफ देखता है तो ईजिन उसकी बातें सुन नहीं रहा होता है, वो सीधा रामेन की तरफ देखने लगता है। ईजिन जो रामेन की तरफ देखता है और कहता है चीफ से कि ये रामेन ठंडे होने वाला है। चीफ भी ये बात सुन के चौंक जाता है और कहने लगता है अरे हाँ खैर इसे खा लो और फिर मुझे ढूंढने कभी मत आना, समझ गए ना तुम। सच में वो लोग बहुत निर्दय माने जाते हैं, मैं खुद सावधानी बरतने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन ईजिन क्या तुम मेरी बात सचमुच सुन रहे हो कि नहीं। ईजिन उतने में ईजिन कहता है कि हाँ, और उन दोनों की ऐसी बकचोदी चालू रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और हाइप का भी बटन दबा देना भाई लोग। और मेरे सभी भाई लोगों को ईजिन के तरफ से और मेरे तरफ से और एबी मांगा एक्सप्लेन के भी तरफ से वेरी क्रिसमस। सभी लोगों को जितने भी मेरे भाई लोग हैं उनको नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी का चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी। बाय बाय।